सिनेमा वही बोलता है जो कहानी कहती है, इसीलिए कहानी सिनेमा का आत्मा है। दोस्तों, कहते हैं कि एक अच्छी फिल्म का सफर पर्दे पर सीमित नहीं, बल्कि वो दर्शकों के यादों में एक नई शुरुआत करता है। तो चलिए हम और आप कहानियों के इस जादुई सफर का आनंद लेते हैं। शुरुआत करते हैं विद्यापीठ गीत से। कृपया सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। साइड ले जाएगा ऊपर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे प्रमुख अतिथि समीर सतीजा जी को। आप एक बेहतरीन स्क्रीन राइटर, लिरिसिस्ट और स्टोरी टेलर हैं। आप एड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के को फाउंडर हैं और आपने 100 से भी अधिक एडवर्टाइजमेंट्स पर काम किया है। साथ ही आपने टीवी सीरीज अथवा सिनेमास जैसे अफसोस, मोना डार्लिंग, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे जैसे स्टोरी टेलिंग, लॉन्ग फॉर्म स्टोरी टेलिंग्स, को राइटिंग्स का काम किया है। मैं आपका इस विशेषज्ञ सत्र में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आमंत्रित करती हूँ गाड़े जी से कि वे मंच पर आए और समीर सतीजा जी का स्वागत करें। मजा अनुभव
बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुपद जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के मॉडरेटर डॉक्टर मंजुश्री सर देशपांडे जी का। अब आर.एस. मुंडले धर्मपेट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के वीपी और हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट है। इसी के साथ आप एकेडमिशियन, एक पोएट, राइटर, एडिटर भी हैं। आपको बेस्ट टीचर अवार्ड अथवा सुषमा स्वराज अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। मैं श्रुति जी से निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आकर मंजुश्री जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आज के इस विशेषज्ञ सत्र की कमान डॉक्टर मंजुश्री जी के हाथों में सौंपती हूँ। धन्यवाद। चालू नहीं ऑन करना। ओके। पीपीटी वगैरह A very good afternoon to one and all. ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सत्र है and I want you to be very enthusiastic because we have a very enthusiastic personality amongst us here today. नागपुर चलचित्र फाउंडेशन और राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी की ओर से मैं समीर सतीजा जी का स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो let me tell you that he is a talent from Nagpur. We are all proud of him because he belongs to Nagpur. He is our own Sameer Satija. A very enthusiastic, industrious, of course talented, dynamic, and so many things. You know, a very creative person. बहुत सारे vivid मैं कहूँगी कि इंटरेस्ट रखे हैं और आज इनके बारे में क्लोजली इनको जानने का मौका हमें मिला है। तो आई थिंक वी आर रियली प्राउड टू हैव हिम हियर एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम हिम क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस ऐसे जो इनका जो वैलिड एक्सपीरियंस है और इस क्षेत्र में जो इनका प्रोफाउंड जो इनका अनुभव रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि it will be a very great learning experience for all of us. So happy welcome to you, sir. थैंक यू मैम। इतनी तारीफ मेरी माँ के बाद किसी ने की तो वो आप हैं। तो ये एक कैजुअल इंटरेक्शन रखते हैं so that it's not going to be a very master class sort of a thing क्योंकि बच्चों को भी मास्टर क्लास वगैरह अच्छा नहीं लगता है ना। और 100% विद यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जब वो जा रहा था तब तक दिख नहीं रहा तो कैमरा चेंज करना है। तो कहीं दूर दूर तक भी मुझे नहीं लगा कि कहीं कहानी से रिलेटेड कुछ है क्योंकि जब जैसे मैंने देखा कि साइंस बैकग्राउंड है, सर का साइंस बैकग्राउंड है, टोल्ड मी कि 12th साइंस सर ने किया है, एमबीए किया है, देन ही वाज इनटू स्टार्टअप्स, फिर एडवर्टाइजमेंट। तो सर ये स्टोरी कहाँ से बीच में है, स्टोरी राइटिंग। और जैसे मैं टीचर हूँ, आई एम अ प्रोफेसर इन इंग्लिश, लेकिन मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ ना तो कॉमर्स इससे मत कर, इससे करना, इससे भी होता है। साइंस में मैं बच्चों को बोलती हूँ प्लीज राइट टू द पॉइंट, यू हैव टू राइट टू द पॉइंट। कॉमर्स में भी हम बोलते हैं टू द पॉइंट, पता है, यू हैव टू राइट टू द पॉइंट। कब चेंज माना सेंटर का एजुकेशन साइंस में आगे जाके एमबीए वगैरह। आर्ट्स में हम हमेशा बोलते हैं कि इलैबोरेटली लिखो, एनालाइज करो, तो जिसकी तो शायद आपको आदत नहीं होगी, पहले से नहीं था मतलब। तो ये कीड़ा जो है राइटिंग का या जो भी मैं कहूँगी कि ये जो फैसिनेशन फॉर स्टोरी टेलिंग राइटिंग बेसिकली ये कहाँ से शुरू हुआ? बिकॉज यू नो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, दे मस्ट बी हैविंग सो मेनी आइडियाज इन देयर माइंड, पर ये शुरुआत कहाँ से हुई? अब शुरुआत तो आई थिंक दादी नानी से ही होती है हर घरों में हिंदुस्तान में कहानियों की। और सबसे पहले तो वही इंट्रोडक्शन होता है कहानियों का। और हम सब कहानियां सुनते सुनाते विदाउट इवन नोइंग आपकी माइथोलॉजी, आपकी हिस्ट्री, आपका रिलीजन, हम लोग इतने एक्सपोज्ड हैं, ये है कि हम उसको उस नजर से देखते नहीं हैं। तो मेरी भी शुरुआत बहुत सिमिलर थी। आई स्टार्टेड विद दैट कि आई वाज वेरी इंटरेस्टेड कि ये कहानियां जो हमें सुनता था, चाहे कोई
अमर चित्र कथा हो या फिर ग्रैंड पेरेंट्स या माँ बाप कहानी सुनाते थे, तो वो इंटरेस्ट हमेशा से था कि ये जब कोई एंटरटेनिंग कहानी सुनाता है तो आप उसको नोटिस करते हो कि यार ये बंदा ना अच्छे से कहानी सुनाता है। सेम एक्सपीरियंस आपका भी हुआ होता है, लेकिन आपका दोस्त उसको बेहतर नरेट कर रहा होता है, तो ये चीजें आप पकड़ते चलते हो धीरे धीरे धीरे। एंड समवेयर वो जो माई लव फॉर राइटिंग स्टार्टेड विद माई लव फॉर वर्ड्स, और उसमें एक इंसान जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो जगजीत सिंह, क्योंकि उनकी और मेरा बाय फॉर्चूनेट एसोसिएशन मेरे डैड ने जगजीत सिंह मुझे बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस किया, वहां से मैं पोएट्री में इंटरेस्ट मेरा जागा, उससे वर्ड्स में इंटरेस्ट, उससे राइटिंग, तो मेरी वो कुछ जर्नी रही है। एंड आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कहा अबाउट साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, बट मुझे लगता है हमारे यहाँ एक बहुत गलत डिस्टिंक्शन हुआ है हमेशा से कि हमने इन तीनों को अलग नजर से देखा है। एंड इफ यू एक्चुअली सी, आपको आर्ट्स में भी करेक्टली कॉमर्स और साइंस मिलेगा। देयर इज अ पैटर्न टू एवरीथिंग, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो सिनेमा हो, उसमें साइंस इन्वॉल्व है, उसमें बहुत मैथ्स है, उसमें नंबर्स है, उसमें कॉमर्स है। इट्स वेरी इंट्रिंसिकली कनेक्टेड, क्योंकि हम पढ़ाई करते वक्त अलग अलग पढ़ते हैं तो हम इजीली टैग लगा देते हैं कि ये साइंस वाला है, आर्ट्स वाला है, कॉमर्स वाला है। जिंदगी वैसे चलती नहीं है। एंड व्हिच इज व्हाट आई आल्सो टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक फर्दर, कि कैसे ये कितने कनेक्टेड है और काम में भी वो कैसे हेल्प करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ना स्टोरी टेलिंग जब आप कहते हैं तो कुछ ऐसे ही रहता है कि ये आपने जब भी सोचा होगा कि यस आई फाइंड अ वॉइस हियर, मेरा वॉइस, ये वाला वॉइस सुना, बिकॉज यू नो देयर आर सो मेनी स्ट्रगलिंग पीपल, उनकी वॉइस नहीं सुनते, तो सुनी नहीं जाती, बिकॉज दे फील कि नहीं माय वॉइस इज नॉट बीइंग हर्ड। लेकिन आपको कब लगा कि यस माय वॉइस इज बीइंग हर्ड एंड दिस इज माय वॉइस? तो हम जब आवाज नहीं सुनी जाती तो दो ही तरीके हैं, आप या तो चिल्ला सकते हैं या आपकी आवाज और पहुंचे, आप और अंदर तक झांक सकते हैं। ये दो ही तरीके हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल है, कि आप और अंदर झांकें कि ऐसी क्या बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या फिर मेरे पास अगर उतना कॉन्फिडेंस है कि मेरी बात सही है तो मुझे शायद सही लोग नहीं मिल रहे या मेरी वॉल्यूम उतनी नहीं है। तो मेरी वॉइस आई थिंक बिकॉज अर्ली ऑन आई टू राइट अ लॉट ऑफ पोएट्री, तो वहां से मुझे थोड़ा थोड़ा 2005-6 की बात मैं कर रहा हूँ कि वो फेसबुक का दौर नया नया शुरू हुआ था, वहां से वैलिडेशन मिलना शुरू होता है और वो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है इस पे लाइक्स आ रहे हैं। तब तो 10 लाइक मतलब आप दुनिया जीत चुके हैं, है ना। तो ये होता था। अब तो खैर अब तो मिलियंस में बातें होती हैं इंस्टाग्राम पे, रील में तारीफें मिलना, तो वो थोड़ा सा एक वैलिडेशन तो चाहिए होता है आपको। बट बियॉन्ड दैट आर्टिस्टिकली आई थिंक आई रियली फाउंड माय वॉइस when I wrote Mrs. Chatterjee versus Norway, because that was one film that I was a part of बहुत शुरू से, और वो जिस लेडी की लाइफ पर वो कहानी बेस्ड है उनसे मैं मिला और मुझे लगा उनसे बात करके कि इनकी लाइफ पे एक फिल्म बननी चाहिए, and which is why I got in touch with her, I got her rights of her life, wrote the entire script, got a friend involved, approached the director, तो वो फिर वो सफर ऐसे बढ़ता गया। But luckily, by the time the film got made, वो dilute नहीं हुई थी voice, and that is what I felt कि हमारे यहाँ जब हम कहानियों की बात करते हैं, especially women empowerment और ये words जो हम आजकल बहुत loosely use करते हैं, मुझे लगता है एक organically आप एक कहानी जब बताएं जिसमें ये चीजें intrinsically उसका part हो और मुझे tag लगाने की जरूरत ना पड़े, तो that is what I was looking for in that story, and luckily we found that story and we made it into a journey of a mother, ताकि हम उसको उन टैग्स के बियॉन्ड ले जा सके कि ये फिल्म कुछ और कहना चाहती है बियॉन्ड जस्ट बीइंग द फाइट बिटवीन दिस वुमन एंड द नेशन टू गेट हर किड्स बैक। सो व्हेन दैट फिल्म हैपेंड आई फेल्ट लाइक चलो नाउ वॉइस माय वॉइस हैज रीच्ड अ स्केल वेयर आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि चलो ये है, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। ये मैंने भी ये कहानी पढ़ी है और मुझे ऐसे लगता है कि जब आप किसी रियल स्टोरी से इन्फ्लुएंस होते हो, आपको लगता है नहीं ये मुझे इसकी स्टोरी लिखनी है और लोगों तक पहुंचानी है, पर मुझे ऐसा लगता है जब आप उसको फिल्म में या सिनेमा में कन्वर्ट करते हो तो व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस, जो रियल इंसिडेंट्स व्हेन यू कन्वर्ट देम इनटू सिनेमा स्टोरी, सो आर देयर एनी चैलेंजेस? ऑफ कोर्स, आई मीन क्योंकि एक तो ये होता है ना कि हम सबको, अगर मैं यहाँ पूछूं तो शायद सभी को लगेगा कि मेरी लाइफ पे बायोपिक बन सकती है। हर किसी को ये रहता होना भी चाहिए, बिकॉज अगर आप अपनी कहानी के हीरो नहीं हो तो आप कहाँ हीरो बनोगे। तो वो
लेकिन कौन से पार्ट्स एंटरटेनिंग है, कौन से पार्ट्स में आपको वो टेक्निकल चीजें बहुत बाद में आती हैं, वो स्क्रीन प्ले में कैसे होगा, क्या होगा। इंट्रिंसिकली पहला सवाल ये आता है कि क्या ये कहानी एंगेजिंग है, क्या ये एंटरटेनिंग है, क्या किसी को, और क्या मैं कहानी 2 घंटे में कह सकता हूँ, और क्या मैं बेस्ट इंसान ये कहानी कहने के लिए। So those are the questions you ask yourself, and real life में वही एक होता है कि of course you take some fictional liberties, but आपको इतनी ईमानदारी इसमें बरकरार रखनी है कि आप उसके एसेंस से दूर ना चले जाएं, कि जो आप कहानी कहना चाह रहे हैं, जो आप लिबर्टी तो आप लेंगे of course, चाहे वो हिस्टोरिकल ड्रामा हो, चाहे वो कोई छोटे कॉमन मैन की कहानी हो, पर वो आपको उस एसेंस को नहीं छोड़ना है। दैट इज द ओनली फिल्टर यू नीड टू हैव, कि थीमेटिकली आप उस एसेंस से दूर तो नहीं जा रहे। और एक बात मेरे दिमाग में ऐसे आ रही थी कि जैसे आपने लॉन्ग स्टोरीज, जैसे फिल्म्स के लिए लॉन्ग स्टोरीज लिखी, then you've made 140, you've written 140 episodes of the serial. Yes, बिन कुछ कहेगा आपने लिखा है, OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए लिखा है, it's written so many different और diverse things. तो मुझे लगता है इनको सबको केटर करने के लिए भी एक डिफरेंट अप्रोच रहा होगा, क्योंकि एपिसोड्स में लिखना है आपको, 140 एपिसोड्स लिखना है, उसका जो तरीका होगा वो अलग होगा। एक बड़ी स्टोरी लिखना है, एडवर्टाइजमेंट में इन सम सेकंड्स यू हैव टू कन्वर्ट, यू हैव टू नरेट द होल स्टोरी ऑफ एक पर्सपेक्टिव दिखाना है लोगों को। तो हाउ डू यू डील विद सो मेनी मतलब आई थिंक वही है, अगर आप एट द कोर कोई भी चीज का, मेरी एक आदत है कि मैं उसको फंडामेंटली ब्रेक करके समझता हूँ कि एट द बॉटम ऑफ इट ये क्या है। फिर चाहे वो एआई की कॉम्प्लेक्स बातें हो, टेक्नोलॉजी हो, या बड़े से बड़ा न्यूक्लियर का सारा कुछ डिबेट हो, तो एट द कोर इफ यू वांट टू टेल अ स्टोरी, दैट इज व्हाट इट इज। अगर वो क्लियर है, फिर आपके पास बाकी बंदिशें होंगी कि चलो भाई इसमें मेरे पास 1 सेकंड है जिसमें कैरेक्टर एस्टैब्लिश करना है, कहानी सुनाना है, और प्रोडक्ट भी बेचना है, और प्रोडक्ट का शॉट भी आना चाहिए, और क्लोजिंग विंडो भी आना चाहिए। तो वो लॉन्ग फॉर्म में ऑफ कोर्स आपके पास लिबर्टी ज्यादा होती है, और दो ज्यादा क्राफ्ट वाली चीजें जो थोड़ी लेट आती है जिंदगी में, कि आपको पहले तो कहानी सुनानी है और क्यों सुनानी। तो मैं इसको बहुत सिंपली अपना जो मैंने खुद का ABCD इसमें बनाया हुआ है, फॉर मी A इज आर्ट, कि व्हाई दिस स्टोरी एंड व्हाई मी। अगर मैं ही कहानी सुना रहा तो मैं क्यों सुना रहा हूँ, शायद आप इससे बेहतर सुना सकते हो, तो क्या मैं करेक्ट आदमी हूँ, क्या मेरा वो जिया हुआ एक्सपीरियंस है, या मेरे पास कोई ऐसी स्किल है, या मेरा उतना पैशन है, वो रीजन क्या है। सो आई लाइक शी सेड वॉइस, तो वो मैं ढूंढ रहा हूँ पहले, सबसे पहले कि मेरी वॉइस इस पर है, और क्या मैं करेक्ट आदमी हूँ कहानी बताने की। देन B इज बिजनेस, आई हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ये फॉर्मेट, जैसे उन्होंने कहा कि एड है, टीवी शो है, OTT, मैंने रेडियो के लिए भी जिंगल्स लिखे हैं, तो हर फॉर्मेट का, हर काम का अपना एक चैलेंज होगा, उसकी लिमिटेशन होगी, उसके फायदे होंगे, एंड इफ दोस चैलेंजेस एक्साइट यू, देन यू लर्न एवरीथिंग ऑन द जॉब। फिर उसकी स्किल आपको एनीवे डेवलप करनी पड़ेगी। आई थिंक a lot of times what happens is, मैं खुद बहुत ज्यादा इंटिमिडेट होता था कि भाई फला आदमी है, FTI से पढ़ा है, NSG से पढ़ा है, लगता था भाई तो मेरे से ज्यादा जानता है, पर उसकी स्किल भी कल इररिलेवेंट होगी भी नहीं, हो गई। अब जब वर्टिकल आ गया, मैं वर्टिकल ड्रामा भी लिख रहा हूँ, अडैप्टिंग अ कोरियन शो टू इंडिया सेंसिबिलिटी, बेस्ड इन राजस्थान, जो बुलेट एक प्लेटफॉर्म है सीखा उसके लिए, तो वो नहीं लिख पा रहे जो लोग क्विंटेसेंशियल सिनेमा सीख कर आए थे, बट बिकॉज ऑफ डन द वैरायटी ऑलरेडी, और मुझे पता है कि वो क्राफ्ट को होन करते रहना है, तो ही वो काम होगा। सो बिजनेस वाला पार्ट में वही है, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस करंट प्रोजेक्ट, and then you talk about it, and then you learn that craft and work like that, which brings me to the C, which is craft, कि अब उसके लिए मुझे स्क्रीन पे राइटिंग फिल्म के लिए एक तरीके की होगी, टीवी की राइटिंग अलग होगी। अब मेरे पास फिल्म में 2 सीन है कैरेक्टर एस्टैब्लिश करने के लिए, मगर मैं OTT शो में 2 एपिसोड ले सकता हूँ टू बिल्ड द वर्ल्ड, टू बिल्ड द कैरेक्टर। एंड में मेरे पास 5 सेकंड है, मुझे उसके लुक पे डिफाइन करना पड़ेगा कि ये देखकर समझ जाए कि कैरेक्टर क्या है, और ये क्या इसका बैकग्राउंड होगा, या एक लाइन ऐसी बोल देगा जिससे उसकी पूरी, मुझे कच्चा चिट्ठा दिख जाएगा, उसकी पूरी कहानी का मेरे को सार मिल जाएगा इन दैट एक्सप्रेशन, इन दैट लाइन। एंड D फॉर मी इज दैट डेस्टिनी, वो राइट प्लेस राइट टाइम होना बहुत जरूरी है। तो मेरा एक ही चीज दैट आई लाइक टू बिलीव कि जो मैंने किया है कि कोई भी काम को ना नहीं बोला, सो व्हिच इज वेयर
anything comes to, I still write corporate films also, I still write ads also, I still do everything because I love those challenges. कि अगर मैं खुद को ये बोलता हूँ कि मैं कहानी लिखना चाहता हूँ, तो क्राफ्ट मेरे लिए मेरा चैलेंज है. आई हैव टू कीप लर्निंग. सो विच इज व्हाई मैंने भी आपसे बोला कि मास्टर क्लास ये टर्म मुझे थोड़ा सा इंटरमीडिएट, मुझे लग रहा है कि मैं ऐसी क्या बात कर रहा हूँ भाई, ये मैं खुद ही सीख रहा हूँ. तो मैं सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, इंटरैक्ट कर सकता हूँ. आई कैन नॉट टीच बिकॉज वो एवर इवॉल्विंग फॉर्मेट है. पर वही है एट द कोर ऑफ इट, अगर स्टोरी टेलिंग है तो आप जरूर अपने रिश्तेदारी में, दोस्ती में किसी को जानते हैं जो बहुत अच्छी कहानी सुनाता है, उससे भी आप दो चीजें सीख सकते हैं. और आप कैसे उसको सिनेमा में ट्रांसलेट करना है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट. पर पहले वो आइडेंटिफाई करो कि वो स्किल खुद में कैसे है, चाहे वो. और ये जो मुझे लगता है सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि भाई आप सिनेमा देखकर ही सिनेमा बना सकते हो. अगर आपने क्लासिक्स नहीं देखी और हॉलीवुड की वो 200 फिल्में नहीं देखी, ये किताब नहीं पढ़ी, वो नहीं किया, तो आप नहीं कर सकते. हर इंसान की जर्नी अलग है. मैं आज बिल्कुल एकदम ऑनेस्टली बता सकता हूँ कि मैंने हॉलीवुड की अगर 50 क्लासेस होगी तो 5 देखी होगी. मैंने हिंदुस्तान की सब फिल्में देखी होंगी, हिंदी की, साउथ की भी देखी है, बट उतना मैंने देखा है. किताबें मैंने बहुत नहीं पढ़ी जीवन में, मैंने कोर्सेज नहीं करे, बट इट्स ओनली दैट यू टू फाइंड दैट स्पॉट फॉर योरसेल्फ, व्हाट वर्क्स फॉर यू. एक्चुअली तो ये तो बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि इसमें ना हर चीज की एक्सपर्टीज भी होती है. देयर आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, जैसे हम कहते हैं. आप कह रहे हैं कि ऐसे ले, आप जैसे ले मैन, यू हैव नॉट स्टडीड एनीवेयर. जैसे हमारे यहाँ जो बच्चे शायद फिल्म स्टडीज भी पढ़ते हैं यहाँ पर, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वर्किंग. तो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर जो हम कहते हैं, फॉर्मल स्ट्रक्चर हर चीज का होना चाहिए, आपने सीखना चाहिए. तो उसमें एक्सपर्टीज, जैसे आपको एकदम एडवर्टीजमेंट का एक जो कुछ सेकंड्स में यू वांट टू कम्युनिकेट, तो वो उसकी एक्सपर्टीज भी तो होनी चाहिए ना. तो हाउ कैन यू लाइक, जैसे मैं बचपन में हमारे टाइम में लेटर राइटिंग, आज मैंने लिखा हाउ आर यू, आई एम फाइन. दूसरे दिन मैं लिखती थी आई होप दिस फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड बिग प्रॉस्पेरिटी. मुझे ऐसे लगता था अरे आज मैंने कुछ अलग शुरुआत करना चाहिए. तो एक स्टोरी राइटिंग है, या हम राइटिंग का जो क्रेज अपने अंदर है, तो ये अगर अभी बच्चों को बताना है तो हाउ टू लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग, या हम कैसे सीख सकते हैं कि खुद को इम्प्रूव. आजकल तो सब चैट जीपीटी, सॉफ्टवेयर, पर क्रिएटिविटी अपने अंदर, जैसे हमें बचपन में बताया जाता था राइट एन एसे ऑन माय बेस्ट फ्रेंड. मुझे याद है 4th 5th में हम लोगों ने लिखा था माय कॉन्शियंस इज माय बेस्ट फ्रेंड. क्यों? बिकॉज इट गाइड्स यू, इट्स ऑलवेज देयर व्हेन फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड. लेकिन आजकल के बच्चों के लिए क्रिएटिविटी, स्टिम्युलेशन, वर्ड्स, ये सारी चीजें हम कहाँ से सीखेंगे? हम कैसे लिखने की शुरुआत में कहाँ से करूँ, कैसे करूँ? इसका आंसर मेरे पास बिल्कुल भी टेक्निकल राइटिंग टर्म्स में नहीं है. इसका आंसर एक्चुअली बहुत फंडामेंटल है, जो लाइफ में वैसे ही बहुत जरूरी है, शायद स्पिरिचुअल भी साउंड करे. वो है कि अपने आप को तलाशो और सेल्फ अवेयरनेस अपनी बढ़ाओ. सबसे पहले जब तक आप खुद को नहीं जानोगे तो बाकी सब कुछ हो जाएगा. क्राफ्ट इज द लास्ट थिंग यू शुड वरी अबाउट. एवरी स्क्रीन राइटिंग कोर्स विल टेल यू कि ये सॉफ्टवेयर आपने सीख लिया और ये स्किल सीख ली और आपने ये मास्टर कर लिया तो आप कर लो. वो क्राफ्ट है. पहले आपको आर्ट चाहिए, आर्ट अंदर से आएगी. एंड दोज आर द थिंग्स जो मुझे बहुत बड़े वर्ड्स लगते थे, बट आई टुक माय ओन टाइम टू एम्ब्रेस देम फुली कि भाई ये सच बात है. एंड दोज आर द थिंग्स दैट विल ओनली कम फ्रॉम व्हाट यू आर. एंड स्पेशली टुडे जो आप कह रहे हो कि इतना एक्सपोजर है, तो चैट जीपीटी आपको पर्सनलाइज्ड कोर्स बना के दे. आप उसको पूछो कि ये फला 5-6 बेस्ट स्क्रीन राइटर्स का एनालाइज करके और ये वाली किताब को मिला करके मेरे लिए, मेरे हिसाब से कस्टमाइज स्क्रीन राइटिंग कोर्स बना दो, आपको मिल जाएगा. The point is not that. The point is जो AI कभी नहीं कर पाएगा वो है कि एक जो उसका पहला टर्म है वो आर्टिफिशियल है, बट वो जो ह्यूमन इमोशन है, वो जो ह्यूमन कहानियां हैं, those are the things, those are real and that make us human and that separate us from technology or from animals, so to say. तो वो चीज है जो आपको खुद को क्रैक करनी है कि मैं अगर एक सब्जेक्ट पकड़ रहा हूँ तो बाकी सब बात में, पर मैं सब्जेक्ट क्यों पकड़ रहा हूँ? ये क्या मेरी अपब्रिंगिंग से आ रहा है, ये क्या मेरी फैमिली हिस्ट्री से आ रहा है, ये क्या मेरे बचपन के कुछ किस्सों से आ रहा है. उसको और खोदो, उसका जवाब मिलेगा.
And that is where the core skill lies of identifying the story you want to tell. Everything else is secondary. You will learn. उसमें कोई mastery नहीं है. Of course, that's a separate topic and you get into that and उसके challenges, because there is no single way of writing. I have worked with 10 directors, all 10 have different approaches of directing and writing their own thing also. I collaborate very frequently with multiple writers, सबका अलग approach है. तो अगर मैं stuck हो जाऊँ एक approach पे कि ये expertise है, ये है, तो हम फिर पैकेजिंग को बहुत भाव देते हैं. हमको माल पहले समझना है क्या है, पैकेजिंग करने के तरीके आ जाएंगे. फिर इसीलिए क्योंकि हम फिर और अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस एकेडमिक स्ट्रक्चर में हमारा ऐसा हो जाता है दैट इतना फ्लूइड नहीं रहता और हम लोग वही देखते रह जाते हैं कि अच्छा ये लॉन्ग फॉर्म का ये है, एक ओटीटी शो लिखने का तरीका, ये टीवी लिखने का, ये एड का. तो आप फिर इंटरेस्ट के हिसाब से वही कोर्स पकड़ तो सडनली एक कर्व बॉल आएगी कि नहीं अब आपको ये करना, आप नहीं कर पाओगे बिकॉज आपने खुद को लिमिट कर दिया. द मोमेंट यू फाइंड दैट वॉइस एंड वो इजी नहीं है, 10 साल 20 साल लगेंगे, बट वो जर्नी शुरू होगी तभी सब कुछ विल फॉल इनटू प्लेस. कि वो कहानी आपको क्यों सुनानी, दो ही पार्ट हैं इसके कि क्यों सुनानी और कैसे सुनानी. कैसे सुनानी क्राफ्ट आ जाएगा, क्यों सुनानी का जवाब पहले. And that is why you have to thoda prove yourself. How many of you have written a script in life? That's wonderful. And how many of you want to write scripts? तो जिन्होंने लिखी है, what were the challenges? What was your challenge? So you found your solution. So which is why another thing, if I was in your position, I would have done is I'll write whatever comes to mind. तो वो जब निकलेगा ना सिस्टम से बाहर आएगा उसमें से धीरे धीरे स्किल बढ़ेगी. And you will find your way कि मैंने 10 पन्ने लिखे, 9 पढ़ के फेंकना बंद करता है, एक काम. But to reach that one, you will have to write 10 because एक बहुत cliched line है जो कि सच है, which is writing is rewriting. जब तक आप पहला ड्राफ्ट नहीं लिखते, पहला ड्राफ्ट लिखोगे तब तो कहानी आगे बढ़ेगी. तो हम यही सोचते हैं कि परफेक्ट आइडिया आ जाए तब काम मैं करूँ. परफेक्ट इन सबसे कचरा काम से शुरुआत करो. वो कचरा निकलेगा, वो कचरे के बाद ही सोना निकलेगा, लेकिन वो निकलना जरूरी है. उस चक्कर में हम मतलब जाते ही नहीं है बिकॉज ऑफ द फियर कि मैं लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, और फिर किसी को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो जाने तो नहीं लिखता हूँ, नहीं बोलता हूँ अपनी बात, तो कैसे काम होगा. सेंचुरी वही मारेगा ना जो बैटिंग करने उतरा है. 0 पे आउट भी होगा ऑफ कोर्स, बट जो बैटिंग नहीं कर उसका क्या होगा. आई थिंक दोस आर द थिंग्स दैट आई लाइक टू पर्सनली फोकस ऑन. स्टोरी राइटिंग में अच्छा. श्योर. हाँ जी. नहीं तो वो देखो वो प्रोफेशन का बाय प्रोडक्ट है, यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस. नहीं तो वो समझ, मैं वही कह रहा हूँ. वो लड़ाई वो मुनीर नियाजी बोलकर एक बड़े शायर हुए, ठीक है, उन्होंने पंजाबी में एक बात कही थी कि उनका बड़ा इंटरेस्टिंग शेर था, मैं पहली लाइन मुझे याद नहीं है, उसका सार ये था कि भाई कुछ हम पागल थे और कुछ शहर जालिम था और इसलिए हम यहाँ आ गए. ना उसकी लाइनें कुछ शौक सी यार फकीरी दा, कुछ इश्क ने दर दर रोज दिता, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी. कि भाई हमको भी मरने का, तो ये वही है. और ये जो है ना, हम लोग क्या करते हैं आजकल, इजीली हर चीज को हम लोग एक कैसे इसको प्रॉब्लम ड्राफ्ट कर लें,
उसमें मजा आएगा नहीं तो कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे परसों डायलॉग देने एक फिल्म के, एंड आई एम हाफ वे थ्रू, सेकेंड हाफ मेरा 2 दिन में मुझे करना है। आप किसी को डायलॉग का ड्राफ्ट करने बुला देते, कमीशन प्रोजेक्ट, ठीक है, तो अब 2 दिन में मैं कैसे करूंगा? आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस, मेरे को उसके भी थॉट्स आ रहे हैं। तो वही है कि वो आपका, एंड दैट हैज टू बी अ वेरी पर्सनल प्रोसेस, वो मैं आपको नहीं दे सकता। क्राफ्ट आपको दुनिया दे देगी, लेकिन प्रोसेस और आर्ट आपका खुद का होगा, एंड विच इज द ओनली थिंग दैट इज स्ट्राइक आउट। क्योंकि आपने जो किताब पढ़ ली वो तो 10,000 लोग और पढ़ लेंगे, फिर आप ही का ड्राफ्ट क्यों बेहतर होगा या आप ही का क्यों चुना जाएगा? बिकॉज दैट विल बी कंप्लीटली योर्स, एंड दैट इज व्हाट नोबडी कैन रेप्लिकेट। थैंक यू मैडम। मुझे यहाँ से एक दिमाग में आया कि जैसे आर्ट होता है, म्यूजिक अगर हम लोग ले लें, मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, लेकिन मेरा अच्छा गाना गाना उसी पे निर्भर करेगा कि सामने वाले को अच्छा लगे। तो नित्य मैं कितना भी अच्छा गा दूँ, सामने वाले को अच्छा नहीं लगे तो मेरे आर्ट की और गाने की कोई मतलब अहमियत ही नहीं है। तो स्टोरी में आपको कैसे लगता है कि मतलब मुझे तो लगता है ये स्टोरी बड़ी अच्छी है, ये लोगों को अपील होगी, and I am very positive about it. But how do you take the audience into consideration कि इनको क्या अपील? मुझे तो ठीक है, मुझे लग रहा है ये अच्छा है, लेकिन ऑडियंस को भी कुछ चीजें मुझे डालना चाहिए अपील के लिए। ऐसा आप करते हो कि you are very sincere with your story? No. So it's a two-part process. One is to go back to your first example कि आपको लगता है आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, इसमें आपको अगर डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आपको मुबारक है ना। तो आप अपनी क्योंकि आर्ट और कमर्शियल आर्ट में फर्क है, तो आप जब खुद के लिए क्रिएट कर रहे हो, which is always tell people कि पेंट जब आप कर रहे हो आपको 50 करोड़ रुपए नहीं चाहिए किसी से कि वो पेंटिंग बने, लेकिन जब आप फिल्म बना रहे हो आपको उतने पैसे लगेंगे, चाहे 10 करोड़ चाहे 100 करोड़ बेस्ड ऑन द स्केल, तो वो पैसा आपको चाहिए, तो वो स्किल आपको आनी चाहिए, which is what is the second part. One is identify all of this. Then जो मैंने पहले कहा कि वो A के बाद B आता है, which is the business part. अभी क्या होता है, मेरे काफी दोस्त हैं जो बोलते हैं यार मैंने लिख दिया, पढ़ लेना, लोग नरेट क्यों करना है? मैंने कहा यार तुमने लिखा है, तुमने पैसा नहीं लगाया इसमें, और तुम चाहते हो कि कोई आदमी से 20 करोड़ रुपए लगाए, और तुम बोल रहे हो कि पढ़ ले। 500 रुपए की चीज हम लेने जाते हैं, हम 100 बार उसका आगा पीछा देखते हैं, वारंटी पूछते हैं, अमेज़न पे 17 बार नॉन रिटर्नेबल है, ये है वो है, पढ़ते हैं, और यहाँ आप चाह रहे हो कि लोग करोड़ों रुपए लगा दें, तो वो नहीं होगा। So that is the second part. So that is where your mind has to also work, but the processes should be independent. पहले आपने क्रिएट कर लिया, फिर उसकी सेलिंग में, उसकी पिचिंग में, वहां पर आप मेहनत करें। बट डाइल्यूट, देखिए वो फीडबैक आने के बाद आपको इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी चीजें, वो सब ठीक है, और वो प्योरेस्ट अप्रोच लेकर के आप नहीं जा सकते। जो इंडी फिल्म लोग बना रहे हैं उनको मैं तो आई आल्सो वर्कड ऑन कपल ऑफ इंडी फीचर्स, जो फिर हमने हमारे दिल का काम किया, जहां पर हमने पैसा कमाया ही नहीं, हमने बस एक फिल्म प्रोड्यूसर लिया, पकड़ा उनको, भैया बस 20 लाख रुपए दे दो और हमको ये बने, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं मांगते। दूसरा काम आपका 20 करोड़ का होगा, उसमें हमको जो करना होगा करेंगे। तो वो डिस्टिंक्शन आप अपने लेवल पे करते हो कि दिस इज फॉर भाई एक मन के लिए, एक धन के लिए, तो वो आपको वैसे या तो करना पड़ेगा, या यू लर्न ऑन द जॉब की ठीक है ये चीज को मैं कमर्शियल एलिमेंट डालने के लिए ऐसे थोड़ी पैकेजिंग कर सकता हूं, थोड़ा इसमें नमक मिर्च और डाल सकता हूं, और वो लिमिट आपकी खुद की होगी एज अ क्रिएटर, क्योंकि बाहर वालों को बोलेगा कि पूरे नमक की डब्बी उंडेल दे, तो आपका वही, दैट इज एंड अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट नोबडी विल टॉक अबाउट इज ये सारा जो गेम है ये पावर का है। तो आप अगर उस नेगोशिएशन टेबल पे एक न्यू राइटर बन के पहली पिक्चर में चाहोगे कि वैसे बन जाए तो नहीं बनेगा, which is why that awareness is important, कि अगर मैं आज 2 सक्सेसफुल फिल्म और ये शो वगैरह लिख चुका हूं तो आई हैव सम पावर एट दैट टेबल कि आई कैन से कि नहीं साहब ये ऐसे ही जाएगा, क्योंकि मुझे पता है, अब मेरे बोलने से नहीं होगा, अगला सुनेगा क्योंकि मेरे पीछे उतना था। लेकिन हम पहली पिक्चर में चाहे कि सब कुछ वैसा बन जाए, कमर्शियल भी हो और सब कुछ मेरा ही हो, तो फिर नहीं होगा। या तो आपकी बहुत बड़ी किस्मत है कि भाई एक प्रोड्यूसर आपको मिल गया तो बहुत बधाई आपको, बिल्कुल होना चाहिए। आई वुड वांट दैट फॉर एवरी फिल्म मेकर, एवरी राइटर, कि देयर विजन शुड एग्जैक्टली कम ऑन द स्क्रीन एज दे वांट,
But those are the things which are very human skill, which are negotiations, which are understanding the power dynamics. तो वही है, which is why ये सारे composition में आपको समझना पड़ेगा कि आप कहाँ खड़े हो. Which takes me back to the first point कि अगर मेरी self awareness इतनी है तो मैं उस मीटिंग में क्या बोलूँगा मुझे पता है. मैं पहली मीटिंग में चढ़ के नहीं बोलूँगा साहब मुझे पता है ये ऐसे ही जाएगा. वो बोलेगा चलिए साहब थैंक यू वेरी मच जाइए. तो वो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, which is where depending on आप कौन सी स्टेज पर है अपने करियर के और सक्सेस के अंडरस्टैंडिंग के दूसरे की, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आप कितना ज्यादा अपने ड्राफ्ट को डिपेंड करें और कितना ज्यादा आप उस पर अटक सकते हैं कि नहीं मुझे यही करना है. और लोग आपको सीरियसली लेंगे अगर आपने उतना. आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल कि इम्तियाज अली ने फ्लॉप पिक्चरें बनाई बट वो आदमी बना पा रहा है पिक्चर क्योंकि उसका एक ऑडियंस है, क्योंकि आगे पीछे मिला के उसकी पिक्चरें पैसा कमाती, तो उसको हर बार नया प्रोड्यूसर मिल रहा है. अनुराग कश्यप वही कर रहा है. एवरीबॉडी, ऑल फिल्म मेकर्स हैव देयर ओन जर्नीज. देयर इज नोबडी हु इज गिवन जस्ट बैक टू बैक. मतलब हर एक का अपना फेज होता है. रामगोपाल वर्मा का अपना फेज था वेरी वाज जस्ट गिविंग बैक टू बैक 8 हिट्स, देन ही डिसअपीयर्ड. अभी वांगा ने फिल्म बनाई है, कंट्रोवर्शियल फिल्म है, जो भी है, तो उसकी अपनी जर्नी है. लेकिन I do not agree with his content in cinema, but one thing you have to give to Sandeep Reddy Wanga is his power at the table. उसको 10,000 लोगों ने बोला है पिक्चर मत बना, और वो आदमी तो पिक्चर बनाई और चला. Likewise सैयारा जब बनी थी लोग बोलते हैं क्या है पिक्चर, मैंने बहुत आपका कन्विक्शन. मोहित सूरी को 50,000 लोग बोले होंगे कि ये मैं 2 लाख बार देख चुका हूँ क्यों बना, पर वो आदमी ने विजन डायरेक्ट नहीं करा और वो फिल्म बनाई जो बनाने निकला था. लाइकवाइज आप अविनाश अरुण जैसा फिल्म मेकर ले लीजिए जिसने किल्ला बनाई है मराठी में, या जिसने उसके बाद 3 of Us बनाई है नेटफ्लिक्स के लिए. These are wonderful films. तो वही है, but you can't say that everybody has to be either Wanga or Kashyap or Avinash Aruny or Nikunj Dharmadikar. You have to find your voice, and your ambition with your craft and your art is what will define the journey also. मतलब छोटे फिल्म मेकर में जिनका नाम नहीं सुना होगा, मगर वो इतने कंटेंट लोग हैं, वो इतने आरती कड़क नागपुर की एक और फिल्म है उन्होंने मिस्र बनाई है जो रीमेक था द ग्रेट इंडियन किचन का. शी इज डन sci-fi film. She made a film called Cargo with Vikrant Massey and this one. Anyway, so ये लोग भी तो काम कर रहे हैं. Depending on why, so ask yourself why do you want to make a film or write a film. नहीं तो हम क्या कहते हैं कि कई बार लोग ना फिर वो अरे भाई ये तो बड़ा अट्रैक्टिव काम है, थोड़ा सा ग्लैमर वगैरह, किसी का वो अट्रैक्शन होता है, किसी का होता है मुझे लगता है मैं सही राइटर हूँ. बहुत अच्छी बात है, उसको वैलिडेट करो, लिखो, दोस्तों से पढ़वाओ, पूछो उनको कि उनको भी लग रहा है, 10 लोगों से पढ़वाओ, उसका फीडबैक लो, then keep refining that and then find that sweet spot जहाँ बोलो कि ठीक है अब मुझे डिसेंट अमाउंट ऑफ लोगों ने जिनका ओपिनियन मैं वैल्यू करता हूँ. तो मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मैं बेचता हूँ, मतलब क्या बकवास थी भाई, फाड़ दे, क्या कर रहा था, क्या सोचता था, ठीक है कर लेता हूँ. और अगर मैं उस ईगो में बैठ जाऊँ कि ऐसा कैसे बोल दिया, देन नथिंग मिला. तो वो तो सबसे पहले मतलब वो ईगो को तो आज टीके लगा, वो काम ही नहीं होगा इसका. राइटिंग में, डायरेक्शन में तो बहुत बात की बात है, डायरेक्शन में फिर भी बिकॉज देयर आर स्टार डायरेक्टर्स. स्टार राइटर आपने सलीम जावेद के बाद सुना नहीं था. सत्यार्थी अफजल जोशी जो राजकुमार हिरानी के राइटर है, वो सही मायने में असली स्टार राइटर वो है, या जयदीप साहनी जिन्होंने काफी काम किया है विद यशराज एंड विद दिवाकर, वो भी स्टार राइटर है, बट बिकॉज दे डोंट लुक एट देमसेल्व्स लाइक दैट. और कहानी कहीं से भी आ सकती है. मतलब मैं बीच में किस्सा पढ़ रहा था कि मिस्टर इंडिया का आइडिया कहाँ से आया. जावेद साहब एक फिल्म के सेट पर गए थे मुहूर्त शॉट के लिए, जो कि अमिताभ बच्चन की फिल्म थी. अमिताभ बच्चन कुछ कारण से वहां आ नहीं पाए, तो उन्होंने एक कैसेट रिकॉर्ड करके भेज दिया. मुहूर्त शॉट है, हीरोइन वहां है, और इनके डायलॉग जो है एक कैसेट में रिकॉर्ड होकर के प्ले हो रहे थे. तो जावेद साहब ने ये देखा, उन्होंने कहा ये क्या है, टेप रिकॉर्डर में हीरो की आवाज, क्या एक ऐसी पिक्चर बन सकती है जिसमें हीरो नहीं है, उसकी आवाज है. Now what happened with Mr. India is a different story. But idea जॉब वहां से आ गया कि यहाँ से पिक्चर बन सकती है. या अब्बास टैम वाले ने जो फिल्म बनाई थी जाने तू या जाने का,
he wanted to make a film. He said हमारी पिक्चरों में हीरो घोड़े पे नहीं बैठता, मुझे बॉम्बे में हीरो को घोड़े पे बैठाना है. He backtracked the entire film because this climax is कि हीरो घोड़े पे एयरपोर्ट जाएगा लड़की को मनाने. He wrote the film like that कि लड़का कौन है, अभी लड़की कौन है, तो इनकी कहानी क्या होगी, फिर इनके दोस्त होंगे, इनकी दुनिया होगी, इनके माँ बाप होंगे, इनका बाप का फिर नजरुद्दीन शाह का कैरेक्टर कि वो मर चुका है लेकिन प्रेम से बात करता है, जो कि हम पांच का आइडिया है ओरिजिनल. तो वो करते 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 ही मेक दैट. So you never know what film idea will come from where. But वही है, you have to keep looking. पर आपको कौन सी चीज छूती है? आप जब स्टोरी राइटिंग करते हो तो आपको व्हाट डू यू कीप इन माइंड कि आपने साइकोलॉजिकल भी लिखे, हॉरर भी लिखा है, तो मुझे ऐसा लगता है व्हाट स्ट्राइक्स यू, मतलब आप सिचुएशन पहले मतलब कि नहीं ये सिचुएशन पे बनना चाहिए, या यू प्ले गिव इंपॉर्टेंस टू कैरेक्टर, ये कैरेक्टर के लिए मुझे कुछ करना है, या व्हाट अपील्स टू यू कि आपको लगता है कि मैसेज देना है मुझे सोसाइटी को, सोशल इशू पे करना है, व्हाट इज दैट व्हिच कि ये सारी चीजें वो हर कहानी का अलग होता है. मतलब मैं अभी हॉरर फिल्म मेरी बन गई, जस्ट आने से पहले फॉर द फर्स्ट कट, उसमें मैं समाज को कोई मैसेज नहीं दे सकता, तो मेरा कोई गोल नहीं है समाज को मैसेज. बट एक और दूसरी फिल्म आएगी जिसमें मैं वो काम करूंगा. तो मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस साइंटिस्ट फ्रॉम ओडिशा. इच्छापुर का आइंस्टाइन नाम है फिल्म का, जो कि मीर पांडा बोल के एक साइंटिस्ट है. उन्होंने 10,000 में इन्वेंशंस करी, वो भी जानता नहीं है. वो फिल्म करने का मेरा एक ही कारण है कि उस आदमी को रिकॉग्निशन मिले. वो इतना बड़ा कर्मयोगी है जिसने कभी पीआर नहीं किया, जिसने कभी अपने बारे में बात नहीं की, आज भी सरकारी नौकरी में. मैंने कहा इनकी कहानी जाननी चाहिए. अब मुझे नहीं पता, मैंने उनको अपने पास से कोई पैसे दिए, सर आप ये राइट दे दीजिए मुझे, मैं करता हूँ. तो अब वो वहां वो मोटिव है. लेकिन मेरी एक आउट एंड आउट एक कमर्शियल फिल्म भी है व्हिच इज अबाउट अ पुलिस एस्पिरेंट जो एक पुलिस एग्जाम फेल कर जाता है और अपना नकली पुलिस स्टेशन बनाता है. एक्शन फिल्म, कॉमेडी एक्शन फिल्म, तो वो भी मैं कर रहा हूँ. तो मैं कैसे आपको जवाब दूं कि मैंने इसमें मेरा ये रीजन था इसमें का. बट वो दो चीजों से आता है. एक है बहुत स्ट्रांगली जो इंस्टिंक्ट मेरा कह रहा है कि भाई ये बताना चाहिए, ये कहानी मुझे बोलनी है. या फिर दूसरा है कि अब मुझे लगता है कि नहीं ये ना पैदा, ये बिजनेस सेंस में मेरा चल रहा है यहाँ पर कि ये बात आगे आनी चाहिए, दिस माइट मेक मनी. और अगर वो दोनों मिल जाए तो नथिंग लाइक. दैट इज द आइडियल कॉम्बिनेशन फॉर अ कमर्शियल फिल्म. आई एम अगेन सेइंग नॉट अ नॉर्मल फिल्म. आर्टिस्ट को सारे टर्म्स के बियॉन्ड कहानी होती है. मतलब हमने बहुत टैक्स बढ़ा दिए, मार्केट तक जाने के बाद आप 100 टर्म्स लगा दो, बट तो कोर वो स्टोरी लेवल पे आप क्लियर हो तो कहानी क्या है. और कहानी आपको एक लाइन में बताती आनी चाहिए. अगर आप एक लाइन में अपनी कहानी मुझे नहीं बता सकते तो फिल्म मुझे नहीं पता एज अ राइटर आपकी क्लैरिटी. और प्रोटैगनिस्ट आपका कौन है, वो सारी बातें क्राफ्ट पे आती है. बट एग्जांपल शोले सबने देखी है. अभी शोले किसकी कहानी है? करेक्ट. तो शोले का वन लाइन क्या है? शोले का वन लाइन एक आदमी है जिसने अपना परिवार खो दिया, एक्स पुलिस वाला, बदला ले रहा है, उसको 2 गुंडे मिलते हो बदला लेते हैं. इसमें 50,000 और एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगर वो वन लाइन क्लियर नहीं. दंगल का वन लाइन तो उसके प्रोमो में ही था. आमिर खान बोलते हैं कि भाई मेरी बेटी गोल्ड लाएगी. दैट्स द फिल्म. सो दैट इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू हैव कि वो एक लाइन में वो बताते आना चाहिए. And that is what really appeals to me, the simplicity of any story. While the telling has to be complex, of course it will be complex. उसके कट पॉइंट्स होंगे, आप सीन कहाँ से क्या कनेक्ट करोगे, डायलॉग कैसे होंगे, दुनिया क्या होगी, किस बजट में बनेगी, सारे फैक्टर्स. But at the core of it, like I said, fundamentally वो क्या है? क्या हम एक लाइन में बात कर सकते हैं? नहीं तो then I have not reached the stage where I can tell the story. Till I can tell the story in one line. जैसे सास बहू वाले जो सिर्फ प्योरली एंटरटेनमेंट, यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, सब चीजों में से कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिलता है. लेकिन देन डू यू रेकमेंड, बिकॉज़ यू नो दैट इज आल्सो पॉपुलर थिंग व्हिच इज कितना चल रहा है, तो ऐसी सीरियल्स व्हाट कैन यू से अबाउट सच स्टोरीज? So I can say a lot of things with such stories. Like first thing, you make a lot of money writing such stories. I have been paid the best for writing TV shows and no doubt about it. But again,
आई थिंक ये बहुत सिंपल काम है कि हम इजीली पॉइंट आउट करें कि देखो साहब ये शो है, ये गड़बड़ है, और ये जो है ये धुरंधर में पॉलिटिक्स है नहीं है, वो सारी डिबेट हम करें, एनिमल ये थी वो थी, द पॉइंट इज लुक एट द नंबर्स. Nobody in the right mind will put money if the product is not making money. तो अगर सास बहू का शो, अनुपमा is also the latest bit is what I know, और मैं स्टार प्लस के लिए उनके एड्स नहीं लिखता हूँ, तो I know the stories also, the bizarre plot points हैं there, right? So the point is कि आप एक फिल्म पे, शो पे, क्रिएटर्स पे, हम बनाने वाले 4 लोग होते हैं, 40 लोग होते हैं. ठीक है कि एक पिक्चर बनी, चलो एनिमल का एग्जांपल की बात करें कि एक आदमी का विजन था, उसने 40 लोग जुड़े, एक्टर वेक्टर मिलाकर उनके सेट पे 400 लोग हो गए, स्टूडियो मिला के 500 लोग हो गए, 500 लोगों ने फिल्म बनाई और वो 500 करोड़ करती है. तब ऐसी फिल्मों को और ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को, डायरेक्टर्स को हिम्मत मिलती है, और बाकी सब बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं. सो मेरा ओपिनियन इस पर पर्सनली उसकी वॉइस पर हो सकता है, उसकी क्राफ्ट पर हो सकता है, बट होलिस्टिकली आई हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट माय कंट्री इज वाचिंग दिस एंड दे आर पुटिंग देयर मनी इन दिस. सो आई हैव टू अंडरस्टैंड. तो साल लोग की शो, मैंने जब टीवी शो लिखा था, मुझे कहा था कि तो मैं बहुत डायलॉग इसमें नहीं डाले थे, मेरे डिस्क्रिप्शन में बहुत था कि ये इशारे में ये हो जाता है, वो उसको ऐसे, यू नो, दिस वन जस्ट गिव्स एक्सप्रेशन, जेस्चर टू डू दिस. ये तो मैं टीवी वाले ने बोला, प्रोड्यूसर ने कहा पहला शो लिख लो. मैं कहा यार कैसे बता, कह रहा आपने डायलॉग नहीं लिखे. मैंने क्यों, ये लिखा है ना एक्शन, वो इशारा करेगी. कह रहा भाई एक बात बताओ, जब वो औरत टीवी देख रही होगी नागपुर में, कानपुर में, वो आपका शो देखते देखते किचन में जाएगी सब्जी उठाने, उसको क्या पता किसने कहाँ देखा है. तो डायलॉग में लिखो. तो एम्बिएंट व्यूइंग जो आज टर्म चल रहा है, ये एक्चुअली टीवी हमारा वही है कि आप देखे बिना भी पूरी कहानी समझ सकते हो. That is how it's meant to, and that is what you hooked the country on. That is what the but ये प्रॉब्लम क्रिएटर्स का नहीं, करने वाले का बाप होगा चलो 5%, पैसा देने वाला भी तो है ना, उसकी बात कौन करे. आप लोग देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं देखी ऐसी फिल्में, but you have to understand the optics of the whole game. It's not about the creator, it's about the market as a whole, and I would go to the extent to say that as a society as a whole, कि हम, और कोई भी जब कंटेंट बनता है, कोई भी फिल्म बनती है, it has to stay true to its time and place. आज शोले नहीं बन सकती for a lot of reasons. वैसे ही फोन लगा के बता देगा भाई क्या है क्या होगा, तो इंफॉर्मेशन ऐसे ट्रैवल कर जाएगी. धुरंधर 5 साल पहले नहीं बन सकती, क्योंकि वो एक राइट टाइम होता है प्रोडक्ट का, एक कोई फिल्म का, एक प्रोजेक्ट का, कि ये इसी टाइम पर चलना था और इसी टाइम पे बन सकता है, चाहे वो उस देश का एनवायरनमेंट हो, चाहे उसकी मार्केट पॉसिबिलिटी हो, कि उसके प्रेडेसेसर्स ने उसके लिए ग्राउंड सेट किया था कि आज वैसी फिल्में खड़ी हो गई. और ये अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी फिल्म के बारे में बोला जा सकता है, बट एज राइटर्स एंड डायरेक्टर्स ऑल यू कैन डू इज बी ट्रू टू द टाइम एंड प्लेस. दैट इज आवर. और मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि जैसे कल की दीप लक्ष्मी मैडम का कल नाट्य सम्राट इन्होंने 6 बजे प्रस्तुत किया था. बहुत सारे हमारे टैलेंटेड आर्टिस्ट यहाँ नागपुर में हैं, आजकल कोर्सेज भी यहाँ पे रन किए जाते हैं. तो हमने जो बात की थी कि सक्सेस, आपके जैसे सक्सेसफुल होने, आप जैसे सक्सेस आपको जो मिली वो मुंबई जाके मिली, पुणे जाके, तो नागपुर से बाहर जाना कंपल्सरी है कि नागपुर में बैठ के भी, क्योंकि देयर आर मेनी पीपल हु कैन नॉट गो लीव देयर प्लेस एंड गो टू पुणे, मुंबई. तो सक्सेसफुल होने के लिए मुंबई जाना जरूरी है क्या? शॉर्ट आंसर इज यस, बट अनफॉर्चूनेटली अरे तो मैं कुछ बता रहा हूँ, तो आप एक इकोसिस्टम में काम करते हो ना, कि अगर मुझे संतरे का व्यापार करना है तो मैं मुंबई में नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए आना पड़ेगा. तो आपको वही समझना पड़ेगा. जैसे ये आजकल बड़ी बातें हो रही है कि मैंने यहाँ भी सुना अभी फिल्म सिटी एक आ रही है और बालाजी के साथ कुछ डेवलप हो रहा है मिलान के पास, देन अभी यूपी में फिल्म सिटी बनाएंगे. और ये फिल्म सिटी कोई लोकेशन थोड़ी है, फिल्म सिटी एक जगह थोड़ी होती है कि साहब 4 स्टूडियो डल गए, इक्विपमेंट आ गया, ये हो गया. वहाँ हर किस्म का आदमी लगेगा. 2000 रुपए पर डे का स्पॉट बॉय भी लगेगा, वैनिटी वैन्स भी लगेगी, एक्टर्स लगेंगे,
डीओपी लगेंगे, एडिटर, प्रोडक्शन डिजाइनर, उनकी पूरी टीम, कॉस्ट्यूम वाले, सप्लायर्स, दुनिया भर का पूरा एक इकोसिस्टम बनता है। एक समय लगता है उसको बनाने में, वो एक दिन में नहीं पलट जाएगा। तो अगर आपको सिनेमा में स्पेसिफिकली अगर काम करना है तो वो इंडस्ट्री हिंदी के लिए मुंबई है, आप उसको नहीं तोड़ सकते, एटलीस्ट फॉर द कमिंग 10-15 ईयर्स। आगे जाकर मान लो किसी ने कुछ कर दिया तो फिर ऑफ कोर्स दैट इज अ पॉसिबिलिटी, बट दैट इज हाउ द आई मीन आप ग्राउंड में जाए बिना थोड़ी क्रिकेट करो। तो वो वही ऑडियंस को कैसे एजुकेट, जैसे खुदा में जाओ तो यू गेट रिसेप्टिव ऑडियंस, क्योंकि हर आर्ट को ऑडियंस की जरूरत होती है। नागपुर में ऑडियंस ऐसे लगता है, ऐसे मतलब ऐसे टाइप की ऑडियंस ही नहीं जो अप्रिशिएट करती है। मैं आपको उसका नागपुरी भाषा में जवाब देना चाहूंगा कि आपको दर्दी चाहिए, गर्दी नहीं। आप जो ढूंढ रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं कि ऑडियंस की इतनी आबादी है देश को, इसका बहुत बड़ा फायदा ये है कि आपको कितना नंबर चाहिए, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। आपको अगर फिल्म बनानी है, आज आप नागपुर में भी चलिए, अब मैं उसका ऑप्टिमिस्टिक आंसर भी आपको दे दूं मुंबई नहीं जाने का, कि ये फिल्म फेस्टिवल एक अपने आप में ऐसा एवेन्यू है जहां पर आप फिल्म लेकर आए हो, हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही शहरों में, हिंदुस्तान में और दुनिया भर में फिल्म फेस्टिवल जो मतलब बूम जो फिल्म आई है, मणिपुरी फिल्म, दैट हैज गॉन अ वेरी बिग अवार्ड आल्सो रिसेंटली, जो एक्सेल ने अब उसको बैक किया है। तो मणिपुरी फिल्म मेड एट 20 लाख रुपीस, उसमें तो हिंदी भी नहीं है, उसमें तो ऐसे हमारा तो भाई हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इतना कम है कि वहाँ के कल्चर की कमी है, मतलब समझ की कमी है, और उसके कैरेक्टर तो छोड़ ही दो। हम लोग बहुत ज्यादा इग्नोरेंट है हमारे देश को लेकर, लेकिन हमारे देश में वो फिल्म भी बनती है, तो लोग बना करके फिर उसको आगे लेकर जाएं और आगे ऐसे फिल्म फेस्टिवल्स में जाएं या फिर उसको लेकर आगे कांटेक्ट करें। बट आई डोंट अग्री दैट आर्ट का ऑडियंस से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वास्ता है एट स्टेप 1। स्पॉन्सर वगैरह सब सेकेंडरी, सब सेकेंडरी, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। अगर आपको फिल्म बनानी है, आज आपको कौन रोक रहा है? आपके पास कैमरा है, फोन है, ठीक है, उतने दोस्त तो सबके हो, सबको उतनी मतलब इतनी खुशी भी होती है कि एक्टिंग करना है, ये करना है, तो आपको मिल जाएगी। अगर आपको क्राफ्ट सीखने के 50,000 ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, और चैटजीपीटी लाइक आई सेड वैसे टूल्स आपको बना के देगा। एडिटिंग आपकी आज सॉफ्टवेयर पे हो रही है, एआई इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, आपको तो सारी स्किल सीखने की जरूरत नहीं है जो आज से 5 साल पहले शायद था, अब वो भी नहीं है। तो अगर आपको कुछ रोक रहा है तो आपको आलस है, आपके बहाने हैं। तो पहली फिल्म बनाने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, इतना मैं 100% मानता हूँ। और अगर आप एक राइटर हैं तो आपको एक दोस्त ऐसा चाहिए जो भाई आपके साथ डायरेक्ट करे, या आप कर लो ना पहले डायरेक्ट, अगर आपका विजन है तो आप वो भी कर लो। तो उसको लेकर के आप देन कम्स द ऑडियंस। आपने बनानी पहले तो उस मेकिंग में अगर आपको खुशी है तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। हम जो कनेक्ट कर जाते हैं इमीडिएट डॉट्स, क्योंकि हमारी समझ ऐसी है कि हमने ये डिग्री करी है तो हमको ये नौकरी चाहिए, that is not how art forms works, especially commercial art forms will not work like that, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें मार्केट के फैक्टर्स हैं, उसमें एक्सपीरियंस वाली चीजें हैं। तो आप खुद भी जब किसी को हायर करते हो, आप अगर प्लम्बर भी घर पे लाते हो, आर्किटेक्ट घर पे लाते हो, छोटे से छोटे काम के लिए आप 4 सवाल पूछते हो उससे कि कैसे करेगा, क्या करेगा, क्या होगा, तो आप वहाँ भी एक्सपीरियंस मांग रहे हो। तो अगर आपको पहली फिल्म बना करके फिल्म फेस्टिवल जाना है, वो आप कर लीजिए, and then trust that process. Immediately आप चाहो, मैं तो कभी नहीं बोलूँगा नौकरी छोड़कर या पहले इसमें जाओ, because my own journey was I was working with a startup, I was working renewable energy company, I was selling solar technologies and wind energy to a lot of these big companies across the country. I did not leave my job till I felt secure कि हाँ मैं कर सकता हूँ, and I was writing songs, I was writing ads, while being in the job I've written 70+ ads. तो आप इसको सीधा बोलोगे कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, प्रैक्टिकल बात नहीं है, एंड दैट इज नॉट हाउ एनीबडी शुड अप्रोच। पैशन डज नॉट मीन पागलपन। हमारे यहाँ जुनून को बोलते हैं कि बस मतलब कूद जाओ और ये आपका दरिया डूब कर जाना, नहीं था। खर्चे होते हैं लाइफ में, परिवार होता है, सब सारी बातें प्रैक्टिकल है, और आपको धीरे धीरे एक टाइमलाइन लेकर चलना है। आप बोलोगे आज मैंने फैसला कर लिया बस कल रिलीज हो जाए और परसों मेरे पास मर्सिडीज आ जाए, तो नहीं। So that is the journey, and that is the biggest point. अगर आपको वो जर्नी टायरिंग लग रही है तो आप क्यों जा रहे हो? अगर आपको प्रोसेस में मजा नहीं है, हमारे एक तो ना बहुत
मुझे लगता है कि जो गीता में एक बात है ना कि लोगों ने उसको गलत कोट किया कि फल की चिंता मत कर, कर्म कर। गीता में ऐसा लिखा नहीं। गीता में ये लिखा है कि कर्म ऐसा कर कि फल की चिंता होएगा। दैट इज द होल पॉइंट। सो यू हैव टू एंजॉय दैट प्रोसेस। रिजल्ट तो जो होगा होगा भाई। हमको तो जब हम बना रहे थे छोटे मोटे लेवल पे एड्स और ये सब, हमको पड़ी नहीं थी कि ये सब बने, आगे कुछ करियर हो, ये हम तो मजा आ रहा है, मजे के लिए बनाते थे। जॉब खत्म करके साथ में बैठ के जैम करते थे, गाने बनाते थे, रिदम करते थे, क्योंकि प्रोसेस का मजा था। क्योंकि प्रोफेशन बनाने के बाद भी तो उतार चढ़ाव होंगे। देन व्हाट इज द गारंटी ऑफ एनीथिंग? बर्थ सर्टिफिकेट मिला था ना पैदा होने पे, गारंटी कार्ड तो नहीं मिला था किसी को। तो साहब वो तो होगा नहीं कि ये है कि इसमें आप आ गए तो 5 साल में आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं तो खुद अभी आपको बता रहा हूँ यहाँ बैठकर, मैंने इतनी तारीफ करी, जो भी किया, मैं आज भी कॉन्फिडेंस लिख रहा हूँ। You have to be practical, you have to run a kitchen, you have to run a house. Don't be disillusioned. Passion is not disillusion. ये डिलुलु सोलुलु कुछ नहीं होता है ना, ये सब बातें हैं। ये अच्छी लगती है बोलने में बातें, but this is not how life works. And this is why this profession and professions like these, which are not very organized, ये बदनाम होते इसी कारण से। क्योंकि लोगों ने अप्रोच ही ऐसा लिया था, भाई हमने तो सब छोड़ छाड़ के कूद गए। तो पागल थे, कूद गए थे। तुम्हारी जॉब थी, किसने बोला था छोड़? करते साथ में। तो अगर और उतना पैशन होता तो पहला टेस्ट वही है कि अगर आपको लग रहा है कि जॉब के साथ कैसे मैनेज करो, मत करो। क्योंकि कल भी आपको 100 काम ऐसे करने पड़ेंगे, उसके साथ होंगे। फिर चाहे वो एक पिच डेक बनाना हो, चाहे प्रोड्यूसर को चेज करना हो, चाहे मीटिंग में एक तरीके से कहानी सुनाना हो, चाहे एक्टर को कन्विंस करना हो, 100 चीजें हैं भाई। मैं तो अपने आप को महसूस मानता हूँ कि हम तो मसाज करते हैं ये ईगो की। हम तो डायरेक्टर के, प्रोड्यूसर के ईगो की मसाज करते हैं, हम तो प्रोफेशनल महसूस। उसके बिना काम नहीं होगा। एंड हम अगर ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि टैलेंट है और स्किल है, वो बहुत टैलेंटेड है, पर उसका कुछ हुआ नहीं, वो टैलेंट किसका? अगर उस टैलेंट को आपने बैक नहीं किया, प्रैक्टिकलिटी से बैक नहीं करा, टैलेंट कुछ नहीं है। टैलेंट जरूर होगा, होते हैं टैलेंटेड, बट आई बिलीव मोर इन स्किल, कि आप एक स्किल को होन कीजिए, उस पर काम करो, बट डोंट बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। डोंट हैव लाइक एनी रैंडम होप्स की बस, क्योंकि वही फर्क है ना सपने और गोल में, कि आपने सपना देखा था, तो उसको गोल तो बनाओ, एक रास्ता तो बनाओ उसको पहुंचने का। एंड दैट इज द जर्नी दैट यू हैव टू चार्ट दैट पाथ फॉर योरसेल्फ, बिकॉज़ आपकी रियलिटी कोई नहीं जानता और आपकी सच्चाई भी कोई नहीं जानता। कि आप बोलते हो 4 चीजें, मगर मन में आपको पता है कि यार मैं नौकरी छोड़ दूं, मन तो नहीं, लेकिन आपने क्योंकि बोल दिया, कमिट कर दिया, तो आप डिसीजन ले भी लो। दोस आर द थिंग्स दैट व्हिच इज व्हाई आई सेड आई गो बैक टू दैट, कि वो सेल्फ अवेयरनेस अगर नहीं है तो दिस इज द वर्स्ट प्रोफेशन टू बी। सबसे पहले वो जानना जरूरी है कि मुझे क्यों करना है। अगर मैं गलत रीजन से कर रहा हूँ, चाहे वो फेम हो, चाहे वो मुझे लगता है कि ये मैं अच्छा हूँ इस पे, तो वो अगर आपको लगता है कि मुझे पता है मैं कहाँ, क्या चीजें मेरी आज कमजोर है, तो मैं टिका रहा हूँ कि यार ये मुझे नहीं आता है, मुझे करना है। नेक्स्ट टाइम ना मैं स्क्रीन प्ले पे ये चेंजेस करूँगा, ऐसे अप्रोच करूँगा, ऐसे डायलॉग लिख के देखिए, ये मुझे सीखना है, ये स्किल मुझे लानी है। वो अप्रोच की बिना काम नहीं होगा। वाह। लेकिन हमें काफी बार ऐसे लगता है कि आजकल की जो डिजिटल ऑडियंस है, डिजिटल ऑडियंस को भी डिजिटल कह सकते हैं, दीज आर डिजिटल ऑडियंस, जिनमें पेशेंस बहुत कम है। जैसे मैंने बात की थी कि दे डोंट हैव दैट मच ऑफ पेशेंस, कि एक पहले जितने लंबे गाने होते थे उतने लंबे गाने सुनने में लोगों के पास टाइम नहीं है, दे डोंट हैव पेशेंस, सारी चीजें फॉरवर्ड करते रहते हैं। इवन छोटा सा कोई कमर्शियल भी होगा, दे डोंट वांट टू सी दैट। तो हाउ टू कीप देम हुक्ड? आपके पास क्या होना चाहिए कि जिससे आपकी स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए, आपका क्या होता है देख भी वो आपको अगला सीरियल भी, अगला एपिसोड देखने के लिए आजकल हम लोग देखते हैं कितनी उनके पास स्ट्रेटेजीज और टैक्टिक्स होते हैं। एक वो भी चीज है, और एक जगह हम लोग धुरंधर को देखते हैं कि जो 4 घंटे की पिक्चर है। सो व्हाट इज दैट स्ट्रेटेजी टू कीप दिस जनरेशन हुक्ड? आजकल के बच्चों में उतनी पेशेंस नहीं। ऑनेस्टली उसका आंसर वही है कि अगर आपने ईमानदारी से काम किया है और आपको अपने काम पे भरोसा है, ये जो चीजें है ना, ये सारे टर्म्स की, ये पेशेंस और ये
देखिए ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन राइटर डायरेक्टर बैठ के नहीं निकाल सकता है। और कुछ संत महात्मा का 1000 करोड़ नहीं दे रहा धुरंधर को कि भाई ये उस जमाने के लोग हैं जिनमें पेशेंस होता था। 4 घंटे आज की ऑडियंस ही देख रही है ना पिक्चर, तो क्योंकि मेरिट है उसमें, लोगों को दिख रहा है, वो डिबेटेबल है कि उसका कंटेंट क्या है नहीं है, बट उसमें लोगों को मेरिट दिख रहा है, यू कैन नॉट डिनाई दैट। और ये तो मैं रोज डील करता हूँ, मुझे बोलते हैं साहब कि पहले 1.5 मिनट में कॉन्फ्लिक्ट आना चाहिए एपिसोड, मैं हाँ बोलता हूँ, फिर 6 मिनट में लाता हूँ, क्योंकि बनाने वाले को भी नहीं पता है ना, वो भी आंकड़ा फॉलो कर रहे हैं। हर कोई समझता है कि उसको पता है, और एक बहुत अच्छी लाइन है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो कम जानते हैं। तो वो जो हमारी प्रॉब्लम है कि अभी एक चल गया पैटर्न, तो भैया चलो चलो, अभी मुझे थैंकफुली, आई वाज वेरी थैंकफुल कि शायद पाकिस्तान बैशिंग कंटेंट खत्म हो गया और धुरंधर ने रिवाइव दैट, बिकॉज़ 3 फिल्म्स डिड नॉट वर्क, दैट सिद्धार्थ मल्होत्रा नेटफ्लिक्स फिल्म मिशन मजनू और भी 2 फ्लॉप हुई थी। मैंने कहा चलो शायद वी गेट पास्ट दैट स्टूपिड नेशन यार, और कुछ अच्छा बनाओ ना, गधे देश का करना क्या, बर्बाद देश है। लेकिन हम वापस आ गए कि हम वही देखेंगे और वही बनाएंगे, बट लोग देख रहे हैं बिकॉज द क्राफ्ट इज एंगेजिंग, बिकॉज द टेलिंग इज एंगेजिंग। तो आपकी, लेकिन क्या आदित्य धर ने एनिमल बनाई कि देखो साहब ऐसी कंटेंट चल रहा है आजकल, एनिमल बनाते हैं है ना, अभी यार वो सैयारा चल रही वो बनाता हूँ, उसने वो बनाया तो उसको आता है। जब तक आपको खुद ही नहीं पता आपको क्या आता है और आपको क्या करना है, आप क्या मार्केट को सर्व करोगे। और ये सारे फेजेस हैं, ये आते जाते रहेंगे। 30 सेकंड कंटेंट और वो वर्टिकल सबसे पहले खत्म होगा। मैं 3 शो लिख रहा हूँ, बर्बाद हो जाएगा 2 साल में फॉर्मेट, मुझे पता है वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो देखिए कोई भी एक फॉर्मेट जब चलता है, टीवी शो आज भी चल रहा है, इंडिया इज द ओनली कंट्री कंपेयर्ड टू लाइक बेटर कंट्रीज देन अस एंड नॉट लाइक पाकिस्तान, जहां पर टीवी चल रहा है आज, जहां प्रिंट आज भी चल रहा है, सर्कुलेशन बढ़ रहा है न्यूज़पेपर, टीवी टीआरपी आज भी सीरियस मैटर है, 2000-5000 एपिसोड शोज कर रहे हैं, बिकॉज हर किस्म का ऑडियंस हमारे पास है। तो वो जो है ना, ये फॉर्मेट हम हमेशा बातें करते रहेंगे, बट व्हाट विल स्टे वेरी वेरी परमानेंट एंड कंसिस्टेंट इज द बेसिक थिंग्स व्हिच इज एंगेजिंग स्टोरी। टूल्स तो बदलेंगे ना मैम, हर जगह बदलेंगे। एआई आने से क्या एजुकेशन के टूल्स बदल गए, एजुकेशन तो खत्म नहीं कर देगा एआई। So those are the things we need to understand, which is why it's important to work on the fundamentals. अगर बेसिक्स क्लियर है तो ये चैलेंजेस फिर इतने मैटर नहीं करते। आपने और एक इंटरेस्टिंग, जैसे जगजीत सिंह के बायोपिक बना रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमें किसी को पता नहीं है उनकी लाइफ के बारे में? जगजीत सिंह का मीटिंग द फैमिली ऑन ट्यूसडे, तो मैंने आपको वैसे ऑफ हैंड बोल दिया था, बट हाँ वो राइट्स मेरे साइन होने हैं, बट सो आई एम वर्किंग ऑन दैट बायोपिक। बट बहुत कुछ है उनकी लाइफ में। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल don't know about Chitra ji's story, about the tragedy that he has gone through. He lost his son, he lost Chitra had a daughter from before the first marriage also. उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया था while he was alive. So all of that is gone through, which is why again अभी आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि कोई भी कहानी में सबसे यूनिक होता है आपका नैरेटिव एंगल क्या है। कि भगत सिंह 4 एक साथ आगे नहीं चल रहे, ठीक है, उनकी लाइफ, और हर एक ने थोड़ा सिमिलर ही काम किया। सो विद दिस स्टोरी व्हाट आई एम डूइंग, जगजीत सिंह स्टोरी, इज आई एम नॉट गेटिंग इनटू उनकी पूरी लाइफ। मैंने एक फेज पकड़ा है, उनकी बिगिनिंग ऑफ लाइफ, करियर इन बॉम्बे, जब वो श्री गंगानगर राजस्थान से आए थे, वहां से उनका तलत महबूब का जो इन्फ्लुएंस था गजल्स का, वहां से लेकर उनकी पहली बड़ी परफॉर्मेंस जिसमें उनका पहला एल्बम शामिल, दैट्स द फिल्म। I don't need to show the entire life because that is, and my angle is the love story. I am not choosing to show. Of course, the backdrop is ghazals and the world and the poetry that he brought in, and he took ghazals to masses. Is sab jange. The point is, what is new in the story? Why would you watch it? Because my focus is the love story between Jagjit and Chitra. और वो कहानी पर मेरा इंटरेस्ट है कि ये कैसे इस मोहब्बत की कहानी से आर्टिस्ट बन गए, और ये आर्टिस्ट बड़ा बना दुनिया को, बट उसकी प्यार की कहानी सुन वो दैट इज दैट। और हर ऐसी चीज बना, जैसे वो मिसेस चैटर्जी वर्सेस बॉम्बे, वो भी जो है, तो हर चीज में मुझे लगता है इवन जगजीत सिंह रिसर्च, आपको स्टोरी लिखने के पहले मुझे लगता है हाउ टू गो अबाउट डूइंग द रिसर्च,
तो मैम उसके दो तीन चीजें, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट यू आर मेकिंग अ फिल्म ऑन। लाइक फॉर एग्जांपल एक फिल्म आई थी अभी 21 जो श्रीराम राघवन ने बनाई थी, ब्यूटीफुल फिल्म, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अगर स्क्रीन प्ले और मास्टर क्लास सही में है तो वो स्क्रीन पे आप देखिए, the timelines the script follows and the way it intercuts the scenes connect करें, beautiful film. Unfortunately because we are all in the धुरंधर phase, ऐसी पिक्चरें थोड़ी पीछे रह जाती हैं commercially, but so हाँ चैटर्जी के टाइम नहीं, मैंने कहा हर एक चीज में आपको रिसर्च एक सॉरी रिसर्च, हाँ तो रिसर्च में लाइक 21 के एग्जांपल में कह रहा था कि बिकॉज इट्स सो परफेक्ट the detailing and they actually work with the forces, armed forces के साथ exact tags दिखाए हैं, उनके nomenclature correct हैं, so depending on the film you are making. So in my case with Chatterjee versus Norway the thing was I had access to this woman जिसकी life पे ये हुआ है, then of course उस टाइम का बहुत सारा news material था, जो news articles थे या अर्नब गोस्वामी, रवीश कुमार, सबके उस टाइम के news shows थे, so went through all of that. I read the all the court judgments in Norway and the Calcutta court judgment in India also. And वहाँ से हमको कुछ चीजें मिली कि ये हमने यूज करना चाहिए। या जगजीत सिंह ने अभी उनके ऊपर 2 किताबें लिखी गई हैं जो मैंने पढ़ी हैं, और उनकी फैमिली से मैं टच में, चित्रा जी से मैं मिला हूँ, उनके जो सन इन लॉ हैं उनके साथ अभी डिस्कसिंग एवरीथिंग, बट उसमें बहुत बैलेंस्ड अप्रोच रखना पड़ता है, क्योंकि आप क्या होता है कई बार इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी हो जाता है, then you feel compulsive कि भाई ये तो दिखाना ही पड़ेगा, but overall narrative में वो नहीं बैठेगा। जैसे मैंने आपको ये अब from a writer's perspective ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेजेडी है, very unfortunate language, but कि भाई यार इस आदमी के बच्चे की डेथ हो गई, 20 साल का 18 साल का बच्चा था जो कार एक्सीडेंट में मारा गया। It is tempting to use that story, मैं कैसे करूँ, but मेरा चुनाव क्लियर है कि मैंने किस चीज की कहानी बतानी है, तो मैं लव स्टोरी पे फोकस कर रहा हूँ। I will not even get into the kid growing up and what happens there, because मुझे एक हैप्पी फिल्म बनानी है। Everything depends on the angle you take. And research का हर बार वो उसके sources अलग होंगे, कभी कोई बुक होगी, कभी इंटरव्यूज होंगे। Like for this जो मैंने दूसरी कहानी आपको बताई, इच्छापुर का आइंस्टाइन, तो मीर पांडा is a living scientist, 65-year-old man from Odisha। तो मैं भुवनेश्वर गया, उनसे मिला, उनकी लैब देखी। अब उनको नहीं पता था, मैंने उनसे बोला सर आपको बताइए स्टूडेंट्स कौन है क्या है, तो उनसे फीस की। Then I got in touch with the students, तो उनके स्टूडेंट से बात की, उनके थ्रू पता चला कि कैसे गा कर नाच कर पढ़ाते थे हमको जब हम स्कूल में थे, और कैसे उन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए। उस आदमी ने मतलब नेशनल अवार्ड मिला है उनको, ISC ने भी उनको नवाजा है कुछ अवार्ड से, एंड मिनिस्ट्री ऑफ ये एनवायरनमेंट वालों ने भी उनको अवार्ड दिया। Nobody knows about it. So now the challenge is not, अब मैं डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहा हूँ ना, अगर डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा तो my job is to stay true to the facts, ठक ठक ठक, this is what happened, this is what happened. So now I have to find a very interesting. Now while talking to him he told me कि मैंने कहा सब साइंस में आप आए कैसे, साइंटिस्ट कैसे बने, कहते साहब मेरी गर्लफ्रेंड हो गई, उसने मुझे छोड़ दिया और किसी अमीर आदमी से शादी कर ली। मैंने कहा इससे अमीर मैं बनूंगा, मैंने कहा ये मेरी फिल्म है, This is the angle I want. आपने एक तरफा आशिक दिल टूटा आशिक की बहुत कहानियां देखी, साइंटिस्ट बनता है आशिक, that is the angle I want to go for. I could have gone for anything, a teacher angle, a maverick genius, title इच्छापुर का आइंस्टाइन है क्योंकि of course that's the pull, but you have to find something within that. अब मेरी रिसर्च जो मैंने सारी की थी, that will come as postscript. पिक्चर खत्म होने के बाद इनको ये अवार्ड मिला है, इन्होंने 10,000 रुपए इन्वेंशन किए हैं, इतनी मशीनें हैं जो उन्होंने फार्मर्स के लिए बनाई है, उन्होंने ओपन सोर्स रखी है, and almost all big companies like Kirloskar are making those farm equipments based on his designs, and it is very unfortunate कि ये कंपनीज, वो आदमी ने पेटेंट नहीं करवाया टेक्नोलॉजी को ताकि फार्मर्स तक पहुंचे, और एक कंपनी ने उस आदमी को एक्नॉलेज भी नहीं किया कि उसका डिजाइन है। They are making profit. I'm not saying give them money, at least acknowledge them. So I reached out to this Kirloskar design team, and they said we'll see what we can do. I said हम पिक्चर बना रहे हैं, we want to use your name and like almost to the tone we have some shame. तुम लोग क्या कर रहे हो यार, इस आदमी को क्रेडिट तो दे दो। So they said hey we'll do something about it. Let's see what they do. So for that I met the students, I met him. because उनके बारे में इंटरनेट पर भी कुछ नहीं है, बहुत कम। आप मीर पांडा गूगल करेंगे हार्डली आपको कुछ मिलेगा, but he is that maverick, he is genuinely a genius man,
एंड अभी भी नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी, शाम को घर आते हैं, लैब है उनकी, एक घर पूरा, एक दो घर है उनके, एक दो प्लॉट कनेक्टेड, एक पूरी लैब ही है सिर्फ, और वो लैब में ही रहते हैं शाम को 6 से रात को 12 बजे कुछ ना कुछ करना। दैट्स द स्टोरी। सो वी हैव टू फाइंड द रिसर्च एवरी टाइम कि क्या डिमांड है, और कई बार वही बैलेंस करना पड़ता है कि अभी रुक जाओ, अभी मुझे नहीं जाना, क्योंकि मेरा नैरेटिव छूट जाएगा अगर मैं और इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करूं। पर जगजीत सिंह का तो आपने कहा कि हमने वो लव एंगल देखा या रोमांटिक साइड ऑफ द अपना पार्ट पेज लिया, लेकिन आपने जो कश्मीर बेस्ड एक म्यूजिकल जो बनाया तो उसमें मतलब ये म्यूजिकल इज बिकॉज़ दैट इज नॉट योर फोर्टे, आप लिरिसिस्ट भी हो शायद ना, यू आर लिरिसिस्ट, तो उसमें क्या चैलेंजेस होते हैं म्यूजिकल जो सो वही होता है कि आपका अगर इंटरेस्ट है म्यूजिक में, मेरा बहुत गहरा इंटरेस्ट है बियॉन्ड लिरिक्स आल्सो, तो देयर इज अ फिल्म दैट आई हैव रिटन व्हिच इज अगेन बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ स्टोरी। एक प्रकाश बोल के बैंड था कश्मीरी 3 लड़कियों का, जिन पर फतवा जारी हो गया था 2012 में बिकॉज़ दे पार्टिसिपेटेड इन अ स्कूल इवेंट, 16 ईयर ओल्ड गर्ल्स, और उस पे फतवा आ गया था कि आप माफी मांगो, और उन्होंने माफी मांगी, और उसके बाद कसम खाई पूरे मस्जिद के सामने कि हम जो है इसके बाद गाने नहीं गाएंगे। एंड दे लेफ्ट कश्मीर, दे वर इन श्रीनगर, और श्रीनगर छोड़ के उन अपने अपने गांव चले गए। और ये बट ऑफ कोर्स आवर फिल्म इज अबाउट फोक। देयर इज अ फिल्म मेकर कॉल्ड राजश्री गोचा जिन्होंने आयशा बनाई थी, तो वो डायरेक्टर ही है फिल्म, और उनके साथ आई रिटन टू सॉन्ग्स आल्सो, अमित त्रिवेदी इज डूइंग द म्यूजिक, आई रिटन लिरिक्स ऑफ 2 सॉन्ग्स। तो उसमें वही था कि अब लड़कियों से हम मिल ही नहीं सकते थे, वो लड़कियां बात ही नहीं करना चाहती। क्या हुआ था भाई, हम तो छोड़ चुके 14 साल हो गए, बात ही नहीं करते, कि हमारे घर में मत बता देना, कि कोशिश मत करना भाई ये सब हमारा हिस्ट्री है, तो हम लोग फिर फिक्शनल अकाउंट ही बना रहे हैं। तो फिर वो म्यूजिकल में वही है कि देयर आर 9 सॉन्ग्स इन द फिल्म एंड एवरीथिंग इज द स्टोरी टेलिंग इज आल्सो डन थ्रू सॉन्ग्स। आप प्रोग्रेशन ऑफ स्टोरी भी, सारे गाने आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्क्रीन प्ले, दे आर नॉट जस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक, दे आर ऑल कनेक्टेड टू द लाइक ऑलमोस्ट 2-3 सीन्स को एक गाने से बनते हैं। दैट्स हाउ वी आर डूइंग दैट। तो उसमें वही था कि बिकॉज़ एक बार आपको स्टोरी टेलिंग की समझ आ गई, then that's what I said earlier also कि format does not matter, फिर आप वो चीजें सीख, and that was the biggest challenge which I loved in that project कि यार मुझे ये करना है, कैसे करूँ, सीखा लोगों से, म्यूजिशियन से बात की, आइडिया बाउंस करे, जैम किया उनके साथ, अमित त्रिवेदी के साथ बहुत सारे आइडिया, वो बैकग्राउंड भी वो कर रहे हैं, उसका बीजीएम कोई और करने आ रहा है, मुझे ही करना है, तो उनके साथ बहुत लंबा डिस्कशन हुआ कि इसको कैसे करना है। He gave a lot of ideas, यार ये ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो। तो वही है ना कि सबसे बड़ी चीज जो फिल्म मेकिंग की है वो है इट्स अ कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म, व्हिच इज व्हाई आल्सो ईगोस कैन नॉट एग्जिस्ट, कि अगर मैंने फीडबैक दे दिया आपको बुरा लग गया तो आप बुरा, तो फिर सब आप काम नहीं करेंगे। तो वो कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म है क्योंकि आपका प्रोडक्शन डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, डीओपी, एडिटर, एवरीबॉडी हैज टू कम टुगेदर टू मेक द सेम फिल्म, और डायरेक्टर का सिर्फ एक काम है इन सबको गाइड करना। डायरेक्टर का खुद का एसेंशियल स्किल सिर्फ एक है, टू बी अ गुड लीडर, टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग, और वो विजन रखना। अगर वो डायरेक्टर का विजन क्लियर है तो काम में दिखता है कि यार ये पिक्चर मैं बनाने निकला हूँ, अब मेरे को 100 लोग मिलेंगे कि यार ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे, मैं बहक, जो आइडिया अच्छा मैं ले लूँ लेकिन मुझे बहकना नहीं अपने विजन से। व्हिच इज व्हाई आप जब प्रोडक्शन प्लानिंग करते हो, 50 दिन का शूट है, 60 दिन का शूट है, एक्टर आता है अपना सीन करके चला जाता है, प्रोडक्शन डिजाइनर सेट लगा देता है, एक्चुअल पिक्चर डायरेक्टर के दिमाग में चल रही है, और उसके बाद वो एडिटर उस पिक्चर को बनाता है। तो पिक्चर एक्चुअली रीमेक होती है, पिक्चर बनती है एडिटेबल पे, बिकॉज वो आप जो करके आगे सेट संभालना उसको एडिटर को मारना, तो वो विजन बहुत जरूरी है। मुझे ये बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है क्योंकि मेरे लिए ये बहुत डिफिकल्ट है एक साथ समझना कि किसी चीज को कॉम्पैक्ट करना और किसी चीज को इलैबोरेट करना। यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। जैसे अगर आपको कोई बंदिश लिखनी है तो यू हैव टू, कोई स्टोरी है लेकिन यू हैव टू कॉम्प्रेस इट, एंड व्हेन यू आर राइटिंग अ स्टोरी यू हैव टू एक्सपैंड द सेम थिंग। मैं जब स्टोरी लिखने जाती हूँ, मैंने बहुत कोशिश की स्टोरीज लिखने की, लेकिन हमेशा वो पोएम बन जाती है, स्टोरी रहती नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की स्टोरी लिखने की, आई वांटेड टू राइट अ स्टोरी, पर वो कभी कुछ भी करो तो वो पोएम बन जाती है।
तो ये मेरे को लगता है बहुत लोगों के साथ और ऐसा ये- यू आर डूइंग एवरीथिंग फैंटास्टिक। पर ये आपकी जिद क्यों है कि अगर आप पोएटिस बन सकते हो तो आपको राइटर क्यों बनना है? नहीं मुझे अगर आप शायद एक पार्ट को अपने दबा रहे हो जो आपकी वॉइस है। नहीं वो है, लेकिन if you want to write a story, you know that there are so many minor details and the psychological aspect also is there which you cannot write in a poem. तो इतने सारे एंगल्स जब स्टोरी में हम दिखा सकते हैं, पर मैं लिखने जाती हूँ तो it gets compressed into a poem. I don't know how. तो मुझे आप मैं आई डोंट एग्री विद यू ऑन दैट अकाउंट। मतलब महाकाव्य हमारे पास महाभारत है, रामायण है, ये सारे क्या है? ये स्टोरीज है, पोएट्री फॉर्मेट आपने सब पढ़ी। Nobody is stopping you. Please, let's discuss this separately. नहीं तो मैं कहना चाहती हूँ कि you also started with advertisement for अभी आप पूरी लॉन्ग फिल्म्स की स्टोरीज लिखते हो। What has been your most fulfilling moment? In my fruitful moment is yet to come. It is every day and it is yet to come. That is my answer because if I chase a moment, then मैं खत्म हो जाऊँ। मुझे पूरी जर्नी में मजा चाहिए। अगर मैं वो मोमेंट चेस कर रहा हूँ कि आज साहब ये मैंने लिख दिया हो गया, तो कल क्या कर रहा हूँ? और मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ, अब जो कॉर्पोरेट फिल्म बनती है, मतलब मैं अभी एक काम कर रहा हूँ जो है कोटक महिंद्रा बैंक की ट्रेनिंग फिल्म लिख रहा हूँ, which is the most non-creative thing to do, right? But I am still finding new angles to do that. उनकी जो फिल्म है, उनका सबसे बड़ा एक वो लोग कैंपस प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, ठीक है? तो उनको एक पिच चलानी है बड़े एमबीए कॉलेजेस में कि आप हमारे साथ काम करने आइए। एवरीबॉडी नोज द फॉर्मेट, प्लेसमेंट का होगा, देखो साहब हमारी कंपनी का इतना रेवेन्यू है, ये है, हमारा एचआर इतना अच्छा है, हमारे ये फला पॉलिसी हम ध्यान रखते हैं, करियर का आपका ग्रोथ। तो मैंने कहा नहीं ये चैलेंज है, इसमें हम नया क्या कर सकते हैं? क्लाइंट वाज आल्सो अप फॉर इट। तो मैंने उनके लिए फिल्म लिखी है कि डोंट कम टू कोटक। ये लोग बहुत कूल, ये लोग ना फ्लेक्सिबल टाइम देते हैं, ये लोग छुट्टियां भी देते हैं, ये लोग ये भी कर, ये लोग यार वो कैफेटेरिया में टेबल टेनिस खेलते हैं, फुटबॉल कभी भी खेल सकते हो, कितना भी खा सकते हो, पागल कंपनी मत हो। सो देयर इज द क्लाइंट जम्प्ड एट कि ये तो चाहिए। तो द पॉइंट इज कि आपको वो चैलेंज लेना है हर बार अपने ऊपर कि इसमें मजा है, तो फिर हर काम में मजा है। तो फॉर मी दैट इज अ वेरी बिग मोमेंट कि मैंने एक बोरिंग फॉर्मेट में अगर मैंने एंटरटेनमेंट ला लिया और मैंने क्लाइंट को कन्विंस कर लिया, बिकॉज़ कन्विंस करने में मजा है, अपनी बात मनवाना सबसे डिफिकल्ट है। दैट इज व्हाट एवरी पॉलिटिशियन इज ट्राइंग टू डू, करेक्ट? तो सबसे डिफिकल्ट काम हो, और दैट इज द नंबर वन जॉब दैट एन राइटर हैव टू डू कि भाई हम अपनी बात बोले और प्रोड्यूसर हाँ बोले, पैसा लगा। तो वो मेरे लिए बड़े इंटरेस्टिंग मोमेंट्स होते हैं, बट आई लुक फॉरवर्ड टू एवरी ऑल पार्ट्स ऑफ द प्रोसेस। अभी नरेशन है तो नरेशन में कैसे करूंगा, मजा आएगा, कैसे सुनाऊं, ये कितना समय, आधा घंटा, चलो ऐसे 2 घंटे पूरी स्क्रिप्ट सुनाऊंगा। या फिर अगर चलो एक बजट डिस्कशन, तो मैं क्या स्क्रिप्ट में बजट काट सकता हूँ, 4 लोकेशन की जगह 2 लोकेशन में बना सकते हैं, तो वो मेरे लिए मजा है कि नहीं इसको काट। गाना है तो फिर एक वर्ड नहीं मिल रहा है कि लास्ट टाइम अमित सर ने बोला कि नहीं यार ये थोड़ा साउंड अच्छा नहीं, वर्ड दूसरा वर्ड आ से खत्म करना चाहिए, तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि वर्ड नहीं मिल, लेकिन वो चैलेंज है, उसमें ही मजा है। तो फ्रूटफुलनेस मिलती रहेगी अगर प्रोसेस का मजा लेना आगे। इतनी बड़ी जर्नी रही है, तो इतनी बड़ी जर्नी में कौन सी ऐसी स्टोरी आपको लगती है, क्योंकि स्टोरीज ऑलवेज इन्फ्लुएंस पीपल, तो आपको ऐसा लगा ये है दम, ये स्टोरी में इसको लगती है, इसको देख के मुझे लगा दिस हैज रियली पावर एंड स्टोरी टेलिंग हैज पावर। ऐसी कौन सी स्टोरी बोली? तो आप फिल्म वाइज बोल रहे हो कि जो कोई भी व्हाटएवर व्हिचएवर स्टोरी हैज इम्प्रेस्ड यू? वो सब मतलब लकीली इनफ तो आई एम वर्किंग ऑन ऑल दोस स्टोरीज राइट नाउ। जगदीप सिंह साहब की मुझे कहानी लगती है बहुत 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 इंप्रेसिव है, बहुत ही इंटरेस्टिंग उनकी जिंदगी रही है, वो मैं कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा चैटर्जी हो गया, मेट दैट वुमन, आई फाउंड दैट आई कुड मेक इट हैपन। देन विद मीर पांडा द साइंटिस्ट स्टोरी, आई फील आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि he agreed to make it with me. Then कश्मीर वाली जो फिल्म है, that was very inspiring। 16-17 साल की लड़कियां जिनको इतना प्रेशर है, we made a story where आखिर वो कहते माफ कीजिएगा, माफी नहीं मांग सकते कि भाई हमने क्या किया, म्यूजिक करना अगर गलत है तो फिर हमारी गलती नहीं की। तो वो सब एंगल है, तो we brought in those angles, तो वो चीजें फिर मुझे इंस्पायर करती हैं। तो ऐसे फिल्मों का मुझे ऑनेस्टली आई गेट इंस्पायर्ड बाय अ सॉन्ग आल्सो, बाय एन एड आल्सो। You find that moment every day, you get that inspiration
any person who is a very good storyteller, I find inspiration and I'm jealous also. कि क्या किस्सा सुनाता है यार, कोई दोस्त है, कोई भाई है, कोई क्या सुनाता है, उससे बात करो. So you do that also, you find, and because I think I don't know, मुझे लगता है मुझे नहीं आता था, तो मैं सीख रहा हूँ. तो जितना जल्दी आप वो प्रेमोनिशन कर दें और उसमें से बाहर निकल जाए कि मुझे आता है, तो आप वहाँ पे मजा आना शुरू होता है. How do you maintain the balance between imagination and realism? मतलब काफी सारी चीजें जो imagine, you have to keep on clubbing both the things. आपने क्योंकि अगर पिक्चर है तो उसमें some amount of fiction भी आएगा to make it interesting. How do you keep that balance? Make it तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है, which I think a lot of times हम लोग पिक्चर देखते हैं और हमको लगता है ठीक था पर सब कुछ मिसिंग था, या फिर ये बहुत अच्छा लगा पर पता नहीं क्या अच्छा लगा. वो होती है फिल्म की टोन, उसका इमोशनल टोन होता है. तो हम वी कैन पिन पॉइंट इट कि वो क्या है वो टोन, कि क्या ये हेवीली इमोशनल फिल्म है, क्या एक लाइट हार्टेड कहानी है, क्या एक एक्शन है, ये क्या जोन में है पिक्चर, क्या टोन की. सो दैट इज व्हाट आई फील, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट कि आप वो बैलेंस कैसे क्रिएट करेंगे. डिपेंड्स ऑन आपकी टोन. अगर है कि इस कहानी को मैं लार्जर देन लाइफ दिखाऊं, then I will make more fictional bits. But if you want to show a very gritty real story, तो फिर आप you stick to very very correct, factual and relatable and real drama points. So I'm getting a hint from there that I have to just take it to the end. एक दो questions I'll ask and I'll ask take a few questions from the audience also. एक पूछना चाहती हूँ कि हमेशा मुझे लगता है राइटर्स के जर्नी में हमेशा there's a writer's block. तो आपके कुछ राइटर्स ब्लॉक कभी आया है और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? नहीं, आप दूसरे प्रोजेक्ट पे चले जाइए. नहीं, राइटर्स ब्लॉक तो भी कुछ सोचता ही नहीं है. नहीं, सब दूसरे कौन से प्रोजेक्ट? वो तो कॉमन बात है ना मैम. अगर हम यहाँ बैठे हैं, हर कोई वो, मुझे लगता है क्या होता है राइटर लोग स्पेशली अपने अराउंड थोड़े निच चाहते हैं, थोड़ा सा हाइप करना चाहते हैं. साहब राइटर्स ब्लॉक है, अभी शराब पिएंगे, ये करेंगे, चाय पिएंगे. कुछ नहीं है. It's a struggle in any profession, any. You get stuck at any for multiple reasons. चाहे वो frustration से हो, चाहे वो lack of new idea से हो, तो मेरा तरीका है उससे लड़ो मत, उसको छोड़ दो. And which is why you should always work on. मतलब ये कोई आपको राइटर डायरेक्टर बोलेगा कि बकवास बात कर रहे हैं, ब्लास्फेमस है, लेकिन मैं बोलूँगा हमेशा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करो, ताकि आपके पास ये सब प्रॉब्लम है. एक तो कौन सी फिल्म कब बनेगी, you will never. So like I said, I am giving a very practical point here कि साहब कहीं ना कहीं से पैसा आता रहेगा, दूसरे काम पे चलते रहेंगे, और अगर एक आइडिया में अटक रहे हो तो आप दूसरी जगह स्विच कर लो, वहाँ से बेटर आइडिया हो जाए. उससे लड़ना नहीं, वो बेवकूफ़ी है. फिर आप अटक जाओगे, फिर आपको फ्रेश आइडिया और नहीं आएंगे. तो मैं वही करता हूँ, अगर कहीं नहीं आ रहा है बाई चांस कुछ, मुझे लगता है ये ज्यादा फिलोसॉफिकल बातें हैं, ये रियलिटी की नहीं होता होगा जिन लोगों को, और मुझे लगता है लोग इसको बड़ा पोएटिक सा एक ट्विस्ट देते हैं बात करते हुए कि राइटर्स ब्लॉक. नहीं, आप थके हो, आपको आइडिया नहीं आ रहा, कॉमन सी बात है, इंसान होता है, उसमें क्या हो. आप लाइफ में अगर आप कुछ काम करते हैं, कोई काम में अटकते तो आप क्या करते हैं? उसका पोएटिक आंसर हो सकता है कि मैं तो वॉक पे निकल जाता हूँ, मैं ये करता हूँ और फिर मैं गाने सुनता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं दूसरी प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ, छोड़ देता हूँ. ठीक, अभी नहीं होगा तो मैं सिर्फ क्यों छोड़ देता हूँ, होना होगा जब आ जाएगा. Yes, that was really interesting. और ऑडियंस से मैं yes. यार वो दोनों से थोड़ा थोड़ा निकाल के मिक्स करके बनाना पड़ता है. हर कहानी देखिए, दिमाग से एक ये है कि दिमाग से कहानी जब आती है तो वो बहुत रिएक्शनरी कहानी होती है. कि आपने देखा धुरंधर चल रही तो मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा, तो वो दिमाग से आएगी. लेकिन जो वॉइस वाली कहानी होगी, जो सच में आपको ये होगा, वो दिल से आएगी. और सच में जो कहानी बनाने लायक होगी वो इंस्टिंक्ट से आएगी. कि आप कोई किताब पढ़े, आपने न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा, आपने किस्सा सुना, आपने जोक सुना, आपने किसी को जाना और आपको लगा कि यार यहाँ कुछ है, तो वो फीलिंग को दबाना नहीं चाहिए. आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग एज अ सोसाइटी जो हम लोग करते हैं. कि हम लोग सबसे पहले तो बच्चों को बोलते हैं कि आप ये मत करो, वो मत करो, है ना, माँ बाप की सुनो, सब करो, रूल्स फॉलो करो, और फिर बाद में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं. इनर चाइल्ड जिंदा रखो,
अब जब चाइल्ड था तब तुमने उसको मोटिवेट नहीं करा, और बाद में इनर चाइल्ड में बड़ी बड़ी सब शब्दावली यूज करते हैं। तो आई थिंक दो इंस्टिंक्ट को होन करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इफ यू डू दैट करेक्टली देन यू नो व्हेन टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट आल्सो, एंड वहां से जो आ रहा है उसको सुनो, क्योंकि उसके पीछे कुछ मेरिट है, कुछ साइंस है, वो मैजिक नहीं है। और मैजिक की भी खूबसूरत बात तो वही होती है ना कि जादू जब हो रहा होता है आपको पता है ये झूठ है, बट एक खूबसूरत झूठ, व्हिच इज व्हाट सिनेमा इज। बट टू फाइंड दैट, वो दिल से है जहां से भी है, बट वो कान और आंख और मन खुला रखी वो आ जाएगा। Thank you, sir. So we've come to the end of a very romantic journey, I should say.